हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसी पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। तो मेरे क्लास 8 के धुरंधर अब आ चुके हैं क्लास 9th में, और जैसे ही क्लास 9th में हम लोग आते हैं तो हम लोगों को लगने लगता है कि एसएसटी जो है बहुत बर्डन बढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा याद करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का वन शॉर्ट सॉल्यूशन जो है वो लेके आया डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ये नया सेशन, ये नया दौर अच्छे एक रिजल्ट के तरफ बढ़ रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, जिसका नामकरण हो चुका है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो दोस्तों आज तक हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि रेवोल्यूशन होता क्या है और रेवोल्यूशन के लिए क्या क्या कारण होने चाहिए। तो वो रेवोल्यूशन हम समझने वाले हैं, और यूरोप में मेनली फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ इसके कारण पूरे यूरोप की दशा और दिशा दोनों बदल गई। कैसे हुआ, क्या चेंज हुआ? लोग घरों से निकल के बाहर रोडों पे आ गए और अगेंस्ट द किंग अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो भी उनको सही नहीं लगा उसके अगेंस्ट में अलग अलग तरीके से जुलूस निकालने लगे, स्ट्राइक्स करने लगे। मतलब कि यहाँ पे जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ जो किंग पूरा का पूरा रूल सिस्टम चला रहा होगा, लोग इससे खुश नहीं होंगे। और खुश ना होने के कारण ही जिस भी जगह पर रिवॉल्ट जो कि मास मूवमेंट में रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी कहानी को हम लोग यहां पे समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस में रूल कर रहा था लुई 16, जो कि 1774 में राजा बनता है। वो बॉर्बन डायनेस्टी का था। बट जैसे ही यहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में होता है, उसके बहुत सारे कारण है। वो सारे कारण हम लोग यहां पे समझेंगे। बहुत सारे यहां पे लोग आए, स्कॉलर्स आए, जिनने अपनी अपने थॉट्स को रखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने वाली है, ये सारी चीजों को हम लोग यहां पे समझने वाले। तो मेन मुद्दा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि फ्रांस जो है पूरे यूरोप के नेशंस के बनने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। चलिए भाई, एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि क्लास 8 से जैसे ही आप 9th में स्विच करते हैं तो बर्डन एकदम से बढ़ जाता है, हिस्ट्री के टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, ज्योग्राफी जो है फैक्चुअल बेसिस हो जाता है, बहुत सारा कंटेंट बढ़ जाता है। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, और एक और नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है दोस्तों आपके साथ, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हिस्ट्री में हमें फोकस करना रहेगा मेनली दोस्तों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पे। ईयर्स जो दिए गए हैं उसमें क्या हमें डेटा दिया गया है वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरा इससे असर्शन एंड रीजन, और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी बनता है। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेस्ड ऑन द ईयर्स बनने वाला, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो शुरुआत करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज रिगार्डेड एज द रिमार्केबल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में एक रिमार्केबल मार्क यहाँ पे छोड़ देता है कि हिस्ट्री में पहला आज तक एक ऐसा कुछ भी इवेंट नहीं हुआ जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ। आगे बात करते हैं द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिले। बेस्टिले प्रिजन क्या था? तो हम लोगों को यह पता है कि सर यहाँ पे फ्रांस के ईस्ट साइड में जो जगह थी वहां पे बेस्टिले प्रिजन था। एक तरीके से देखा जाए तो ये लुईस 5 जो था उसने ये एक तरीके की वॉल बनाई थी जिससे ये हो सके कि बाहर के कोई भी अटैक करने वाले डायरेक्टली फ्रांस में एंट्री ना कर सके। तो फ्रांस में एंट्री ना कर सके इसलिए बेस्टिले बनाया गया था। बट आगे चल के लुईस 16 के समय आते आते ये एक प्रिजन में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, और यहां पे उन लोगों को रखा जाता है जो कि यहां पे किंग्स के रूल को नहीं मानते हैं। और लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं ये बेस्टिले प्रिजन को हम लोग ब्रेक करते हैं, और इस बेस्टिले को प्रिजन को जो ब्रेक करेंगे तो बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनिशन मिलेंगे। ये सोच थी लोगों की, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेस्टिले प्रिजन को जब उन लोगों ने ब्रेक किया, मुश्किल से मुश्किल 7 प्रिजनर्स को उन लोगों ने फ्री करा। बट एक चीज हो गई कि इस पूरी जो घटना में मारा जाता है यहाँ पे उनका कमांडर इन चीफ। चलिए इस घटना को हम लोग समझते हैं। द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिले प्रिजन ऑन 14 जुलाई 1789। तो ये जो बेस्टिले प्रिजन का जो ब्रेक हुआ, बेस्टिले प्रिजन को जो ब्रेक किया गया, तोड़ा गया, वो करा गया 14 जुलाई 1789 को। तो एग्जाम में ये डेट याद रखना है कि इसी समय से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, और ये शुरुआत होती है बेस्टिले प्रिजन को ब्रेक करके। ये वाला कंटेंट हमें याद रखना है दोस्तों। एंड द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए तो ये पिक्चर से और समझ में आ रहा होगा दोस्तों अच्छे से कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरीके से
शुरू हुआ था। द किंग हैज कमांडेड ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी। अब यहाँ पे किंग जो लुईस 16 है उसने ये सोचा कि अब मेरे ही लोग मेरे अगेंस्ट में जा चुके हैं तो मुझे कुछ ना कुछ डिसीजंस लेना चाहिए। तो उसने अपने पूरे ट्रूप को कमांड किया कि आप जाइए और उन लोगों पे अटैक करिएगा जो लोग ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे किंग ना रहूं या मेरे रूल्स यहाँ पे ना चल सके। तो यहाँ पे ट्रूप को वो कहता है कि आप सिटी में एंट्री करिए और जो भी मेरे अगेंस्ट में वॉइस रेज कर रहा है उसको यहाँ पे आप किल कर सकते हैं। रूमर्स स्प्रेड दैट, और यहाँ पे अफवाहें उड़ने लगे, रूमर्स उड़ने लग गई। क्या रूमर्स उड़ने लग गई? दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। ये इस तरीके की रूमर्स उड़ने लग गई, अफवाहें उड़ने लग गई कि ये सारे जो भी यहाँ पे मिलिट्री के लोग आने वाले, ये ट्रुप्स आने वाली है, ये सारी हम लोगों पे अटैक करेंगे अगर हम लोगों ने कोई भी वॉइस या कोई भी बात अगेंस्ट द किंग करी तो यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई है दोस्तों कि लोग यहाँ पे नाराज है किंग से और किंग अपने लोगों से नाराज है। तो इन दोनों के बीच में मतलब पार्ट ए पार्ट बी या टीम ए टीम बी के बीच में लड़ाई होने वाली है और यहाँ देखते हैं आगे चल के कौन जीतता है। सम 7,000 men and women gathered in front of town hall। तो हमें ये पता होना चाहिए जिस भी कंट्री की हम लोग कैपिटल की बात करते हैं तो जनरली कैपिटल में कोई ना कोई टाउन हॉल होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ द सिटी हम लोग इसको कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, तो पेरिस में जो टाउन हॉल था वहां पे लगभग 7,000 मेन और वुमेन सब मिलके आके गैदर्ड होते हैं क्योंकि रूमर्स क्या चल रहा है दिमाग में कि यहाँ पे जो भी ट्रुप आने वाली है वो हम पे अटैक करने वाली है। तो क्यों ना हम लोग यूनाइट करके किंग के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक अच्छा बड़ा सा एक टीम बना के अटैक करने का प्रोग्राम बना ले। तो ये 7,000 लोगों ने मिलके प्रोग्राम बनाने का सोचा कि अब हमें जो भी ट्रुप्स आएंगे उन पे अटैक करना है। गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल्स मिलिटिया। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पीपल्स मिलिटिया क्या होता है? ये जो 7,000 लोग हैं ये नॉर्मल पीपल है, मतलब नॉर्मल फ्रेंच सिटीजन है, मेंस और वुमेन्स दोनों। अब इन लोगों ने क्या करा, इनके घर में जो भी हथियार थे या जो भी चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे वो सारी चीजें लेके ये टाउन हॉल पे पहुंच गए, मतलब सेंटर पार्ट ऑफ द सिटी पे पहुंच गए। अब यहाँ पे जब ये इकट्ठा होते हैं क्योंकि ये अनट्रेन्ड है, इनको तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो भी आर्म्स है उसको कैसे चलाया जाता है। तो यहाँ पे इन लोगों का जो ग्रुप बना इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों पीपल्स मिलिटिया, मतलब अनट्रेन्ड जो फ्रेंच सिटीजन है उसमें 7,000 में मेन और वुमेन दोनों है, इनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पे पीपल्स मिलिटिया। यहाँ पे बात समझ में आ गई पीपल्स मिलिटिया क्या होती है। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब यहाँ पे जितनी भी किंग ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बना के रखे थे अपने प्रोटेक्शन के लिए बना के रखे थे, या जुडिशरी सिस्टम के लिए या एग्जीक्यूटिव सिस्टम के लिए, या तो हम लोग मान सकते हैं कि जिस भी सिस्टम के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बनाए गए थे उन सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे यहाँ पे अटैक किया गया, सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे यहाँ बैक टू बैक अटैक किया गया। और मेन मुद्दा जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमें किसी भी तरीके से आर्म्स मिल जाए, आर्म्स मिलेंगे तो हम लोग यहाँ पे ट्रुप जो है उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो हथियार जो होंगे हमारे पास उसके बदले में अटैक करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग हमारे बच जाए। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास तो कोई भी किसी भी तरीके का हथियार नहीं हुआ करता था। तो इस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या कारण रहे। देखिए रेवोल्यूशन के बहुत सारे कारण होते हैं। किसी भी सोसाइटी में अगर हम लोग देखें तो उसका एस्टैब्लिशमेंट जो है मेन तीन पिलर्स पे होता है, या तो उसका पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट अच्छा हुआ होता है, या वो इकोनॉमिकली बहुत रिच होता है, या तो वो सोशली बहुत रिच होता है। किंग ने कहीं ना कहीं इन तीनों पिलर्स में से किसी एक पिलर को तोड़ने की कोशिश करी होगी, या तो उसने इकोनॉमिकली ब्रेक डाउन करने का कोशिश करी होगी, या तो यहाँ पे सोशली उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट करा होगा, या तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वहां पे बड़ा चेंज हुआ होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या कारण रहे फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजंस हम लोग बात करेंगे, या कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बात करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा टॉपिक आता है इनइक्वालिटीज इन द फ्रेंच सोसाइटी। ये कहते हैं कि जो फ्रेंच सोसाइटी है वहां के लोगों को तीन अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक है, पहला स्टेज जो है वो क्लर्गी के नाम पे आ गया। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एस्टेट्स है उसमें पहला एस्टेट जो था वो कौन था, तो वो थे लोग क्लर्गी। ठीक है, क्लर्गी का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा होता है दोस्तों चर्च पीपल। ठीक है भाई, चलिए तो अब ये जो चर्च पीपल है वो कहीं ना कहीं
किंग के दोस्त हुए, और किंग के दोस्त हुए तो किंग ने क्या करा, उनको अच्छी खासी लैंड दे दी, और लैंड जो उसने दी उसके बदले में जो भी रेवेन्यू जनरेशन होगा वो यहाँ पे क्लर्की रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए, मतलब किंग के फ्रेंड होने का एक फायदा हुआ कि जो भी रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्लर्की पीपल रखेंगे, मतलब कि इनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिली हुई है, याद रखिएगा, प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिली हुई है। ठीक है भाई, चलिए दूसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकंड एस्टेट की। तो सेकंड एस्टेट के जो लोग हैं उनको कहा जाता है नोबल्स। नोबल्स कौन, तो ये हुआ करते थे वॉरियर्स। ठीक है भाई, चलिए, वॉरियर्स का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना टू द किंग एंड द रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी, मतलब एरिस्टोक्रेट क्लास ऑफ द सोसाइटी को यहाँ पे सेव करने के लिए यहाँ पे वॉरियर्स की जरूरत पड़ती थी, और वॉरियर्स को हम लोग कहते हैं यहाँ पे नोबल्स। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट एस्टेट है और सेकेंड एस्टेट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किंग के कहने पे काम कर रही है, मतलब इनको मिला हुआ है प्रिविलेजेस बाय बर्थ। सबसे अच्छा एडवांटेज इनको ये है कि दोनों ही एस्टेट के जो लोग हैं इनको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना, और टैक्स जो है वो यहाँ पे बिगेस्ट सोर्स होता है, रिपीट, टैक्स जो है यहाँ पे बिगेस्ट सोर्स होता है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये जो बिगेस्ट सोर्स है, अब ये बिगेस्ट सोर्स ही अगर ये दोनों को ना देना पड़े तो सबसे अच्छी बात ये है कि भाई इनका तो पूरा पैसा बच जाएगा, है कि नहीं भाई। चलिए, मतलब कि यहाँ पे जो थर्ड एस्टेट बच गया, ये जो थर्ड एस्टेट बच गया जो कि है कहीं ना कहीं कॉमनर्स का, आई रिपीट, थर्ड एस्टेट जो है वो है कहीं ना कहीं कॉमनर्स का, और पूरी तरीके से जो टैक्स का लोड पड़ गया है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ गया है, थर्ड एस्टेट पे। ये एक मेन कॉज, ये एक मेन रीजन था कि सोसाइटी में लोग डिससेटिस्फाइड हुए और अगेंस्ट द किंग यहाँ पर रिवॉल्ट करने के लिए यूनाइट हो जाते हैं, जिसको हम लोगों ने बड़ी इजी लैंग्वेज में समझा था पीपल्स मिलिटिया, जो कि अनट्रेंड लोग थे मगर यहाँ पे शिद्दत थी उनको कि कहीं ना कहीं हमारे देश को हमें आजाद करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे देश को हमें फ्री करना चाहिए, और इसके लिए भले ही हमें जान देनी पड़ जाए। तो ये थर्ड एस्टेट में कौन कौन आते थे, तो इसमें थर्ड एस्टेट में वो सारे लोग जो कि लगभग या तो क्लर्की या तो नोबल्स में नहीं आएंगे, वो सबको थर्ड एस्टेट में लेना है। वो पीजेंट्स हो सकते हैं, वो आर्टिजन्स हो सकते हैं, वो स्मॉल बिजनेसमैन हो सकते हैं, स्मॉल लैंड ओनर्स हो सकते हैं, वो सारे लोग जो क्लर्की और नोबल्स में नहीं आएंगे वो सारे लोग किस में आएंगे दोस्तों, यहाँ पे थर्ड एस्टेट में आएंगे। ये हम लोगों को बेसिक बात याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइल द पीजेंट कंप्राइज्ड अबाउट 90%, तो चलिए ये कहानी को याद रखिएगा। इस पूरी सोसाइटी को मैं दो पार्ट्स में बांटता हूं। ठीक है भाई, चलिए, दो पार्ट्स कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। चलिए, तो अब यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट की जो पॉपुलेशन अगर हम लोग टोटल मिलाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। 10% का मतलब यहाँ पे ये लोग जो है एरिस्टोक्रेट्स है। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज एरिस्टोक्रेट्स, और इनका जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फ्रांस के जो रईस लोग हैं, मतलब अमीर जो लोग हैं, उनको कहा जाता था एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है भाई, चलिए, अब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट बच गया, जो थर्ड एस्टेट कहलाता है वो है कॉमनर्स का। किसका है दोस्तों, कॉमनर्स का। अब ये जो थर्ड पार्ट है एस्टेट का, इनको हर तरीके का टैक्स देना है। दूसरा, ये पूरी सोसाइटी का 90% है, और मेनली इसमें जो ग्रुप है वो है दोस्तों यहाँ पे पीजेंट्स का। पीजेंट्स वो लोग जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती है, वो किसी से किराए पे लेके यहाँ पे खेती करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पीजेंट। अब यहाँ पे भाई पीजेंट्स को क्या करना पड़ेगा, रेंट भी देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा, मतलब कि ये ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, तो इसके पास पैसा बचेगा ही नहीं। जब पैसा बचेगा नहीं तो गरीबी किसके पास आएगी, सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों के पास। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे हम लोगों ने फ्रेंच जो सोसाइटी थी उसका डिवीजन समझा। ठीक है भाई, चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनका कैसा डिवीजन था। ठीक है भाई, चलिए, तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी में भी मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूँ। पहला कर देता हूँ यहाँ पे 60% और मैं कर देता हूँ दूसरा 40%। अब यहाँ पे ये जो 60% प्रॉपर्टी है ये फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के हाथ में हुआ करती थी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्लर्की और नोबल्स के हाथ में यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है 60% है, और जो 40% प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में दोस्तों, यहाँ पे थर्ड एस्टेट के हाथ में है। मतलब कि पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो 90% है थर्ड एस्टेट। ठीक है भाई, चलिए, और प्रॉपर्टी वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी तो भैया फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट के पास है, बट पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो ये तो सिर्फ 10% है। मतलब 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 60% ऑफ द प्रॉपर्टी है, मतलब कि पूरे फ्रांस में ये पूरी तरीके से रूल कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए, ऐसे देखा जाए तो मेजॉरिटी में तो यहाँ पे फ्रेंच पीपल है, बट यहाँ पे रूल जो कर
कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे नोबल्स और क्लर्की कर रहे हैं। यहां तक के बात समझ में आ गई है दोस्तों यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे कहानी हम लोगों को क्लियर हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कंपोजिशन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से था। तो 90% जो थी वो पॉपुलेशन पीजेंट्स की थी, जो कि जनरली थर्ड स्टेट्स में आती थी। 10% जो है पॉपुलेशन वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की थी। प्रॉपर्टी वाइज अगर हम लोग बात करते तो 60% जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ नोबल्स और क्लर्की की थी, जिनको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोक्रेट क्लास ऑफ द सोसाइटी। और जो थर्ड स्टेट है दोस्तों, उनके पास प्रॉपर्टी का सिर्फ 40% हुआ करता था। इसी में उनको सर्वाइव करना है, इसी में अपनी जिंदगी बताना है। तो अब ये जिंदगी कैसे बिताएंगे दोस्तों, तो रिवॉल्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तो आपको अब रीजन समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन रीजंस क्या थे। ठीक है भाई, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। वन ऑफ द मेनी रीजन व्हाई द रेवोल्यूशन ब्रोक आउट वाज बिकॉज ओनली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। अब यहां पे एक मेजर रीजन फिर से निकल के आता है कि वो ऐसा रीजन है जो सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसा रहा था, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के अंडर में लेके आ रहा था। वो क्या था, तो वो ये था कि थर्ड स्टेट को ही सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करना है, बाकी किसी को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रिविलेजेस बाय बर्थ गिवन टू द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट ऑफ द सोसाइटी, नॉट गिवन टू द थर्ड स्टेट ऑफ द सोसाइटी। अगर थर्ड स्टेट में किसी का बर्थ हुआ तो वो ओवरबर्डन रहेगा हमेशा। किससे, तो वो रहेगा सर ओवरबर्डन सिर्फ और सिर्फ टैक्स के कारण। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट वर एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है किसी भी तरीके का टैक्स ना देना। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है यहाँ पे फ्रॉम पेइंग एनी टैक्सेस टू द किंग। राजा को किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं पे ऑफ करना है। ठीक है भाई। The nobility and the clergy enjoyed many privileges in French society। तो कहानी यहाँ पे क्लियर हो गई कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में जिसका भी बर्थ होगा, जाहिर सी बात है उसको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलेगी बर्थ होने के साथ ही। आगे बात करते हैं। द नोबल्स एक्सट्रैक्टेड फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि सर फ्यूडल ड्यूज होते क्या है। तो फ्यूडल ड्यूज का सीधा सीधा मतलब ये होता है दोस्तों कि वो सारे लोग जो कि किसी ना किसी एरिस्टोक्रेट के यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब वो सारे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खेत पे काम कर रहे हैं, अगर उनके घर पे अगर गाड़ी धोनी है तो वो भी धोएंगे और खाना बनाना है तो भी करेंगे। मतलब सारे काम अगर कोई पर्सन करता है तो यहाँ पे इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, फ्यूडल सिस्टम। तो यहाँ पे कहा गया कि जो नोबल्स है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्यूडल ड्यूज लेते थे पीजेंट से, क्योंकि उनकी जमीनों पे वो काम कर रहे थे, उनसे यहाँ पे ड्यूज लिया जाता था। द लेटर वर आल्सो कंपेल्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द नोबलमैन। अब यहाँ पे उनके खेतों में काम कर रहे हो, उसका टैक्स तो दे दिया आपने, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो फ्यूडल ड्यूज में आ गया। बट इसके अलावा भी आपको अलग अलग तरीके की सर्विसेज देनी पड़ेगी नोबलमैन को इन हिज फील्ड, मतलब उनकी खेती जो है उसमें भी यहाँ पे आपको हेल्प करने जाना पड़ेगा। एंड हाउस, अगर घर में कोई काम है तो यहाँ पे घर में भी काम करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल सारा काम आपको करना है और आपको ही टैक्स भी देना है। दे ऑल्सो हैड टू सर्व इन द आर्मी। अगर वो बंदा कहीं काम नहीं कर रहा है और ये काम करने के बाद उसके पास समय बचता है तो उसको आर्मी में भी सर्व करना पड़ेगा। देखिए मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदा होगा वो तो, जो हर जगह काम कर रहा है, मगर पैसे मिलने की जब बारी आती है तो उसको कोई बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये सारे रीजंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कि क्या क्या ऐसा एट्रोसिटीज हुई थी जिसके कारण ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द चर्च आल्सो कलेक्टेड रिलीजियस टैक्सेस फ्रॉम द पीपल नोन एज थिथ। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे जो चर्च पीपल हुआ करते थे वो एक तरीके का टैक्स लेते थे जो कि कहलाता है दोस्तों यहाँ पे थिथ। थिथ जो है वो जनरली 1/10 हुआ करता था उसके एनुअल इनकम का। मान लेते हैं उसने 100 रुपए साल भर में कमाए तो उसका 1/10 पार्ट जो है यहाँ पे चर्च के लोगों को देना पड़ेगा, जिनको हम लोगों ने क्लर्की भी कहा था। द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे डायरेक्ट टैक्स टू द स्टेट नोन एज द टेली। और यहाँ पे उसको अलग से एक डायरेक्ट टैक्स भी देना होता था जिसको हम लोग कहते थे टेली। तो आपको ये समझ में आ गया कि थिथ जो है यहाँ पे चर्च पीपल को देना है, मतलब कि क्लर्की को देना है, जो कि एनुअल जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ होगा या एनुअल जो भी इनकम होगी उसका 1/10 पार्ट होगा। इसके अलावा एक डायरेक्ट टैक्स देना होता था स्टेट को जो कि कहलाता था यहाँ पे टेली। इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी यहाँ पे लगते थे, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन
ऑन टोबैको, सॉल्ट एंड मेनी अदर एवरीडे आइटम्स। तो एवरीडे रोज के जो भी गुड्स होते हैं या जो सर्विसेज देते थे वो लोग, उस पे भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से टैक्सेस लगाया जाता था। क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है, इसीलिए इसको यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जो कि मेनली टोबैको और सॉल्ट पे लगता है। हमारे यहाँ पे भी जीएसटी लगता है दोस्तों, वैसे ही उस समय भी रेगुलर यूज के जो आइटम्स थे उन पे टैक्स लगाया जाता था। Thus, the third estate was seething with financial difficulties। अब इतना सारा बर्डन पड़ने के बाद जाहिर सी बात है इनको जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कौन सी, फाइनेंशियल डिफिकल्टी। क्योंकि वो अगर जो पैसा कमा रहे हैं, जैसे किसी ने 100 रुपए कमाया तो उसका 70-80 रुपीज तो चला गया, तो 20 रुपीज में वो अपनी पूरी फैमिली को अपनी कैसे चला पाएगा, ये डिफिकल्टी सभी को फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है भाई, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग क्लर्गी की बात करें, द पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज इन द क्रिश्चियन चर्च, तो क्लर्गी की डेफिनेशन सीधी सीधी हो गई कि जो भी यहाँ पे रिलीजियस सेरेमनी यहाँ पे चर्च में करता है उसको क्लर्गी पीपल कहा जाता था। थिथ मीन्स द 1/10 ऑफ द एनुअल प्रोड्यूस और अर्निंग। कभी कभी एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि थिथ क्या होता है, तो एनुअल प्रोडक्शन का जो भी 1/10 होगा, जो कि हम लोगों को यहाँ पे एज अ टैक्स फॉर द सपोर्ट ऑफ द चर्च एंड द क्लर्गी, तो यहाँ पे चर्च और क्लर्गी पीपल के सपोर्ट के लिए 1/10 पार्ट जो है यहाँ पे जो पीजेंट्स को देना होता था उसको हम लोग कहते थे दोस्तों यहाँ पे थिथ। ठीक है भाई, कहानी यहाँ तक के क्लियर हो गई। टेली अगर एक मार्क्स में लिखने के लिए आता है तो हम लोग उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। टेली इज अ फ्रेंच टर्म, याद रखना है टेली क्या है, एक फ्रेंच टर्म है, refers to the direct tax on the land levied on the common people in France। ये डायरेक्ट टैक्स होता था जो कि कॉमन पीपल पे यहाँ पे लगाया जाता था और उसको स्टेट जो है कहीं ना कहीं लेने का काम करता था। पैसा रखने का काम जो है वो किसका होगा दोस्तों, यहाँ पे टेली का होगा। टेली जो है एक डायरेक्ट टैक्स था जो कि लैंड फॉर द पीजेंट्री ऑफ द फ्रांस हु हैड बीन फोर्स्ड टू पे इट टू द स्टेट। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट टैक्स था तो इसको फोर्सफुली लिया जाता था पीजेंट से, आप मना कर ही नहीं सकते। अगर मना करोगे तो आपकी लैंड को जो है वो यहाँ पे रख लिया जाएगा या उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे टर्म्स की बात करी जो आपको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई, अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी जो है लेट 18वीं सेंचुरी में कैसी हुई थी, क्या इसमें बहुत सारा जो बाइफर्गेशन हुआ था वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और लेट 18वीं सेंचुरी की कहानी में हम लोग और भी डेटा को देखते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे उसको समझते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे कहानी को समझे तो 18वीं सेंचुरी का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे 1701 से लेके 1799। चलिए कहानी आप लोगों को पता है कि 1774 में यह राजा बनता है और 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए मतलब अगर यहाँ पे लेट 18वीं सेंचुरी लिखा है तो मतलब लगभग 1750 से लेकर 1799 के बीच की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ तक के कहानी क्लियर है। चलिए, फ्रांस वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द यूरोप एट दिस टाइम। इस समय पे लेट 18वीं सेंचुरी में सबसे एडवांस कंट्री, सबसे तेजी से जो कंट्री यहाँ पे बढ़ रही थी वो थी दोस्तों यहाँ पे फ्रांस। फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। तो फ्रेंच सोसाइटी को इन्हें यहाँ पे 3 क्लासेस में डिवाइड करा, जिनको हम लोग कहते थे दोस्तों एस्टेट्स। आई रिपीट, जिनको क्या कहते थे दोस्तों यहाँ पे एस्टेट। तो जैसे आप लोगों के स्कूल में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 होता है, या आपकी क्लास में जब रिजल्ट आता है तो रैंक आता है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। इसी तरीके से सोसाइटी को फ्रांस में 3 अलग अलग एस्टेट्स में बांट दिया गया। ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेट ऑफ द जो सोसाइटी था उसको कहते थे दोस्तों यहाँ पे क्लर्गी। क्या कहते थे दोस्तों यहाँ पे क्लर्गी, जो कि पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 1% हुआ करता था। सेकेंड स्टेट जो था वो सिर्फ 2% हुआ करता था पॉपुलेशन, जो कि कहलाते थे रिच नोबल्स। ठीक है, और हम लोगों ने अगर पॉपुलेशन को देखे तो टोटल हम लोगों ने पॉपुलेशन भी देखी थी हमारी, ये बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई थी दोस्तों यहाँ पे पॉपुलेशन, लगभग यहाँ पे ये 10% हो गए थे। ठीक है, और लगभग 90% की जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, तो 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट के थे। ठीक है भाई, चलिए मतलब यहाँ पे इस थर्ड स्टेट में अपर क्लास वर्कर्स भी आते थे, मिडिल क्लास पीजेंट्स और लो क्लास के भी लोग यहाँ पे आते थे। तो कहानी यहाँ तक के समझ में आ रही है दोस्तों कि सोसाइटी का डिवीजन जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से करा गया था। ट्रायंगल में सबसे लोवेस्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे थर्ड स्टेट का था, और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है वो रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी हुआ करते थे। ठीक है भाई, चलिए फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18वीं सेंचुरी में हम लोग ये समझेंगे कि अब ये जो लुईस 16 था किस फैमिली का था,
कब वो राजा बना और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो इन 1774 लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1774 में बॉर्बन फैमिली का एक पर्सन जो कि प्रिंस हुआ करता होगा उस समय और वो किंग बनता है दोस्तों कब 1774 में। तो एग्जाम में ये याद रखना है कि 1774 में बॉर्बन फैमिली का एक यहाँ पे जो प्रिंस हुआ करता था वो किंग बन के आता है। ही वॉज 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette। तो यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई कि 20 साल का वो व्यक्ति जो राजा बनता है आगे चल के शादी करता है ऑस्ट्रिया की प्रिंस से जिसका नाम था मैरी एंटोनिएट। Upon his accession, the new king found an empty treasury। बट यहाँ पे जैसे ही वो राजा बनता है तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो उसको फेस करनी पड़ती है कि यहाँ पे उसकी जो ट्रेजरी थी मतलब जो खजाना था वो पूरा का पूरा इसको खाली मिलता है। शादी हुई, शादी होके यहाँ पे सब चीजें सेटल्ड हो गई, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि खजाना तो है ही नहीं, खजाने में पैसा ही नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पे। द हाउस ऑफ बॉर्बन इज अ डायनेस्टी दैट ओरिजिनेटेड इन द किंगडम ऑफ फ्रांस। तो ये जो बॉर्बन डायनेस्टी है ये किंगडम ऑफ फ्रांस में आपको देखने को मिलती है एंड इज अ ब्रांच ऑफ द कैप्शियन डायनेस्टी। और ये जो बॉर्बन डायनेस्टी है ये कैप्शियन डायनेस्टी की एक ब्रांच है। ओके, लुई 16 फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। अब यहाँ पे एक और रीजन समझ में आया कि लुई 16 ने कभी ना कभी यहाँ पे जो 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की उसको सपोर्ट किया था इंडिपेंडेंस के लिए। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो दोस्तों होता है 1775 में। तो यहाँ पे लुई 16 जो फ्रांस का था उसने अमेरिका की जो कॉलोनीज थी उसको इंडिपेंडेंस में मदद करी थी। और इनका कॉमन एनिमी तो आप लोगों को भी पता है वो ब्रिटेन ही होगा। From the common enemy Britain, the war added more than $1 billion leverage to the debt that। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे ही इसने मदद करी तो 1 बिलियन लिवरेज का लोन और बढ़ गया। मतलब पहले से इन पे लोन था ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरेज, मतलब कि 2 बिलियन लिवरेज का लोन और था। अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करवाने में 1 बिलियन लिवरेज का लोन और बढ़ गया, मतलब कि टोटल बर्डन जो है लगभग 3 बिलियन लिवरेज का अब यहाँ पे फ्रांस पे हो चुका है। अब इतनी बड़ी डेप्ट के साथ अब ये कैसे सरवाइव करेंगे। और लुई 16 बोल रहा है मेरी शादी भी हो चुकी है मगर मेरा जो खजाना है वो तो खाली पड़ा हुआ है। लेंडर्स, अब यहाँ पे जिनने भी इसकी मदद करी थी वो 2 बिलियन लिवरेज देने में, लेंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट, अब यहाँ पे फ्रांस को अलग अलग तरीके से पैसा दिया था लोगों ने, नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई अब हमने जो पैसा दिया था उस पर आपको 10% इंटरेस्ट के साथ ही चुकाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। To meet it regular expenses such as the cost of maintaining। अब यहाँ पे वो राजा तो राजा होता है भाई, अब यहाँ पे उनके खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें खर्चों में क्या क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा वेकेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये एक्स्ट्रा वेकेंसी में आता है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, इतनी बड़ी ह्यूज आर्मी रख रखी है भाई, कैसे संभालेंगे उसको। द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। ये जो रेगुलर एक्सपेंसेस है जैसे कि आर्मी, जैसे कि कोर्ट, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटीज, इनके जो डे टू डे के एक्सपेंसेस थे इसको बियर करने के लिए इन लोगों ने एक तरीका निकाला जिसको कहते हैं इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टैक्सेस। तो इन लोगों ने टैक्स को बढ़ाना यहाँ पे शुरू करा, मगर टैक्स को बढ़ाया गया फोर्सफुली। याद रखना है टैक्स को बढ़ाया गया दोस्तों फोर्सफुली। देयर वाज द राइज एंड इमरजेंस ऑफ मेनी सोशल ग्रुप्स इन द फ्रांस इन 18th सेंचुरी। बट अब ये सारी प्रॉब्लम्स देखते हुए अलग अलग सोशल ग्रुप अब यहाँ पे राइज करने लगते हैं, नए नए सोशल ग्रुप्स का यहाँ पे जन्म होने लगता है। दे वर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स एंड टीचर्स। अब ये जो 18th सेंचुरी में धीरे धीरे करके लॉयर्स, बिजनेसमैन, टीचर्स, ये ट्रेडर्स, ये ग्रुप बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इनको फोर्सफुली टैक्स देने के लिए कहा जाता है कि टैक्स तो देना ही पड़ेगा अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो। द ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन हैज एक्वायर्ड वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड। जब इनको लगा कि यार इस देश में कुछ नहीं रखा, इस देश से हम लोग पैसा नहीं कमा सकते, इस देश से हमें नुकसान होने वाला है, तो उन्होंने हर तरीके से कोशिश करी और अब ओवरसीज ट्रेड करना शुरू कर दिया। उन्होंने कोशिश करी कि अब बाहर से हमारे पास पैसा कैसे आएगा, तो चीजों को बनाएंगे, बेचेंगे और पैसा आएगा, मगर वहां पे हमें टैक्स इतना ज्यादा नहीं देना पड़ेगा जितना हमें फ्रांस में टैक्स देना पड़ रहा है, उससे तो कम पैसा देना पड़ेगा। और पैसा इसीलिए भी इकट्ठा करना जरूरी है क्योंकि आगे चल के किंग के अगेंस्ट में रिवॉल्ट भी तो करना है और उसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, हमें पैसा चाहिए। तो ये ओवरसीज ट्रेड का मतलब सीधा है कि ये लोग अब पैसा इकट्ठा करना चाहते थे और कहीं ना कहीं अब ये रिवॉल्ट करेंगे किसके अगेंस्ट में दोस्तों। तो यहाँ पे जो लुई 16 किंग बना हुआ है या जो यहाँ पे अब क्वीन है जिसका नाम है मैरी एंटोनिएट, तो लुई 16 और मैरी एंटोनिएट को यहाँ पे राजगद्दी से हटाने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है।
तो चलिए अब यहाँ पे कहानी तो पूरी क्लियर हो गई कि लेट 18th सेंचुरी में क्या मेन रीजंस रहे कि पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, पूरे फ्रांस में तबाही मच गई और कहीं ना कहीं राजा को हटाने तक की बात हो गई। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, बट इसका सारा प्रेशर कहीं ना कहीं वहां जो लोग रह रहे हैं उस पर भी पड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब वहां के जो लोग रह रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब यहाँ पे किसी भी देश में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हमारे पास जो भी सामान होता है और यहाँ पे सामान की डिमांड करने वाले अगर लोग कम होते हैं और सप्लाई ज्यादा होती है तो सर्वाइवल आसान हो जाता है। बट इसको रिवर्स कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो भाई दिक्कत होगी। अब यहाँ पे डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तब लगती है जब उस एरिया की पॉपुलेशन या उस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे फ्रांस में हुआ। फ्रांस में क्या हुआ कि जो 23 मिलियन पॉपुलेशन थी लगभग 1715 में, वो बढ़ के 28 मिलियन हो जाती है 1789 में। तो ये जो 5 मिलियन कहीं ना कहीं बड़ी है, ये बर्डन जो है वो फ्रांस को अब यहाँ पे लेना पड़ेगा पूरा का पूरा। द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, धीरे धीरे करके यहाँ पे जो पुअर है और रिच है उसके बीच में जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि रिच क्लास में देखो क्लर्की और नॉबल्स आता है और इनके पास पूरी लगभग 60% प्रॉपर्टी और धीरे धीरे करके इनके पास टैक्स आते ही चला जा रहा है, मतलब इनके पास तो पैसा आ जाएगा। बट कहीं ना कहीं पुअर के साथ जो गैप रिच का है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरा टैक्स का बर्डन जो है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट पे पड़ा हुआ है, मतलब वो और पुअर हो जाएंगे। Things become worse whenever there is drought and hail। अब यहाँ पे ये कहानी क्लियर है कि यूरोप में फ्रांस का जाकर लोकेशन देखेंगे तो अगर उस जगह पे ड्रॉट आ जाए, मतलब कि सूखा पड़ जाए, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि डिमांड जो है सर बढ़ती चली जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बट यहाँ पे डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई उतनी नहीं बढ़ रही है ना दोस्तों। तो यहाँ पे यही कहानी होती है कि अगर हेल आ जाए, मतलब ओले पड़ जाए, तो भी खेती बर्बाद हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी। और दूसरा अगर ड्रॉट सूखा पड़ जाएगा तो भी यहाँ पे खेती पूरी बर्बाद हो जाएगी। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी जब फुलफिल ना हो, ऐसी जगह पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो यूरोप के फ्रांस में ये जनरली देखा गया था ओल्ड रिजाइम के समय, मतलब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो ये मल्टीपल टाइम देखा गया था दोस्तों। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन द फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रिजाइम, तो ओल्ड रिजाइम के समय मतलब 1789 के पहले ये बहुत बार देखा गया था। क्या देखा गया था, तो सर सब्सिस्टेंस क्राइसिस को बहुत बार देखा गया था। The old regime was the political and the social system of Kingdom of France। ओल्ड regime होता क्या है, ये एक सोशल और एक ये पॉलिटिकल सिस्टम होता है, कहाँ, किंगडम ऑफ फ्रांस का। फ्रॉम द लेट मिडिल एजेस circa 1500 until 1789 and the French Revolution which abolished the feudal system of the French nobility in 1790। तो 1790 तक के आते आते फ्रेंच नोबिलिटी का जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म कर दिया गया था। एंड हेरिडिटरी मोनार्की 1792, और पूरी तरीके से हेरिडिटरी मोनार्की जो है 1792 में पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब एक नया सिस्टम आएगा और एक नया फ्रांस बनेगा। क्यों, क्योंकि अब स्टेट जनरल का नाम चेंज करके रख दिया जाता है नेशनल असेंबली, मतलब कहीं ना कहीं अब पावर जो है वो लोगों के हाथ में आने वाली है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ टॉपिक पे आते हैं। ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू द प्रिविलेजेस। अब यहाँ पे जो मिडिल क्लास नई कंटिन्यूसली आ रही है, लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, लॉयर्स है, बिजनेसमैन है, वो सब ये चाहते हैं कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है भाई, और यहाँ पे कहते हैं कि पूरी तरीके से इनके जो भी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं इन सबको एंड होना चाहिए, इन सबको खत्म कर दिया जाना चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, लॉयर्स एंड टीचर्स and educated believe that no group should be given special privileges। तो यहाँ पे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ये मिडिल क्लास का पार्ट है और ये कहते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब बर्थ के साथ लोगों को जो प्रायोरिटी सुपीरियरिटी मिलती है वो सब यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। आगे बोलता है मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ये जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ है ये पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। दे बिलीव दैट मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट शुड आल्सो पे टैक्सेस टू द स्टेट। अब देखिए एक मुद्दा और निकल के आ गया कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, जो क्लर्की और जो नोबल्स है, उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि टैक्स वो भी देंगे। अब हम लोगों ने देखा कि अलग अलग तरीके के टैक्सेस थे, पहला थीस था, फिर टेली था, फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो देखिए ये सारे टैक्सेस का बर्डन किस पे पड़ रहा है, सिर्फ थर्ड स्टेट। तो यहाँ पे फ्री कौन है,
है तो यहाँ पे फ्री है फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, इनको कोई टैक्स ही नहीं देना। ये तो गलत बात है ना यार, फ्रांस में रह रहे हो तो सभी को टैक्स देना चाहिए, क्योंकि आप किंग के खास हो। क्लर्की और नोबल जो है यहाँ पे किंग के खास है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे थर्ड एस्टेट यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि हर तरीके से प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो है उसको यहाँ पे एंड किया जाए, खत्म किया जाए। ठीक है भाई, चलिए जब यहाँ पे एंड किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, तो कोई ना कोई यहाँ पे लोगों को, लीडर्स की जरूरत पड़ेगी जो इनको समझाए कि ये जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ है उसको कैसे खत्म किया जाएगा। तो यहाँ पे दो लोग निकल के आते हैं, जो दो स्कॉलर्स है, उनके नाम हम लोगों को याद करने, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, है ना। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें जो पहला पर्सन आता है वो आता है जॉन लॉके, और दूसरा जो पर्सन है उसका नाम है जीन जैकेस रोसियो। ठीक है भाई, ये दोनों स्कॉलर है। अब ये जो मिडिल क्लास है उनको समझाएंगे कि किस तरीके से प्रिविलेजेस बाय बर्थ को एंड किया जा सकता है। द मिडिल क्लास इन फ्रांस वाज इंस्पायर्ड बाय राइटिंग ऑफ सोशल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। तो यहाँ पे मिडिल क्लास जो है यहाँ पे फ्रांस में इंस्पायर्ड होती है अलग अलग राइटर्स के थ्रू। वो अलग अलग थिंकर्स और वो अलग अलग फिलोसोफर इनको कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट देते हैं कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हो, और हमारा जो राइटिंग है, हमारा जो थिंकिंग है, हमारी जो फिलोसफी है वो आपको कहीं ना कहीं आपके स्ट्रगल में सपोर्ट करेगी। जॉन लॉके एंड जीन जैकेस रोसियो वर द टू सच थिंकर। तो एक थिंकर और फिलोसोफर निकल के आए जिनका नाम था जॉन लॉके और दूसरे का नाम था यहाँ पे जीन जैकेस रोसियो। ठीक है भाई, चलिए ये थिंकर्स क्या कहते हैं, हु रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। इन्हें ये कहा कि सारा राइट जो है किंग के हाथ में, ये सबसे बड़ी गलती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे किंग जो है वो सर्वसर्वा है, मतलब कि जो किंग कहेगा वही होगा, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। तो जॉन लॉके ने यह बात कही कहीं ना कहीं। रोसियो प्रोपाउंडेड दैट, तो यहाँ पे डिवाइन राइट ऑफ किंग की जो बात कही जॉन लॉके ने कही, और यहाँ पे रोसियो कहता है प्रोपाउंडेड दैट गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो दूसरा बंदा है जीन जैकेस रोसियो कहता है कि यहाँ पे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कहाँ होना चाहिए, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन द पीपल्स एंड द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो रूल कर रहा है उसके बीच में और यहाँ पे जो रह रहे हैं उसके बीच में, तो पीपल और गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसमें अब जैसे हम लोग को पता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हम लोग साइन करते हैं कि भाई कुछ बातें आप हमारी मानो और कुछ बातें हम आपकी यहाँ पे मानेंगे। तो यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई कि जॉन लॉके ने एक बात कही कि एब्सोल्यूट डिवाइन राइट जो है किंग के हाथ में नहीं होना चाहिए, मतलब पावर सारी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के डेस्पोटिक पावर में कन्वर्ट हो सकती है, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरा यहाँ पे जीन जैकेस रोसियो ये कहते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए यहाँ पे लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, ताकि गवर्नमेंट को किसी ना किसी का डर तो रहे। अगर डर नहीं होगा तो यहाँ पे फिर डिक्टेटरशिप भी तो आ सकती है। These ideas of philosopher were discussed everywhere। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके ये जो स्कॉलर्स थे इनकी बातें, मतलब जॉन लॉके और जीन जैकेस रोसियो की बातें अब हर जगह पे शेयर होने लग गए, डिस्कस होने लग गए। जो एवरीवेयर बोल रहा है यहाँ पे वो कॉफी शॉप्स और सलून्स है जहाँ पे लोग जनरली जाया करते हैं। तो ये बातें डिस्कस होने लग गई कि अब कहीं ना कहीं फ्रांस को आज़ाद करवाने का टाइम आ गया है, कहीं ना कहीं अब हम लोग इतना टैक्स नहीं दे सकते और ये बर्डन हम लोग नहीं झेल सकते। एंड स्प्रेड अमंग द कॉमन पीपल, अब सलून्स में, कॉफी शॉप्स में ये बात होने लग गई और कॉमन पीपल तक ये बात पहुंच गई कि अब यहाँ पे जो राजा है उसको नहीं रहने देना है। इंस्पायर्ड बाय दीज आइडियाज पीपल बिगेन टू अपोज द स्पेशल प्रिविलेजेस। अब हर तरीके से लोग कहने लग गए कि स्पेशल प्रिविलेजेस जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को दिया गया है वो हर तरीके से खत्म होना चाहिए बाय द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट एस्टेट एंड द सेकंड एस्टेट। तो प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को दिया गया है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म करते हैं। अब यहाँ पे और एक स्कॉलर आता है, एक और थिंकर आता है, एक और फिलोसोफर आता है जिसका नाम है यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू। ठीक है भाई, चलिए अब मॉन्टेस्क्यू क्या कहता है, सबसे बड़ी बात ये कही यहाँ मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ये कहता है कि भाई द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर। इसने कहा कि पावर एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। यही बात तो जॉन लॉके ने भी कही थी, डिवाइन राइट जो है वो किंग के हाथ में नहीं होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू भी यही कहता है कि जो पावर है वो यहाँ पे गवर्नमेंट की डिवाइडेड होनी चाहिए, जैसे कि लेजिस्लेटिव, जैसे कि एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे जुडिशरी। द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ठीक है,
दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए, और ऐसा ही मॉडल जो है यहाँ पे अमेरिका की जब 13 कॉलोनीज बन चुकी, यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल गया, तो यहाँ पे सबसे पहले ये मॉडल यूज किया गया था। कहाँ पे यूज किया गया था दोस्तों? यूएसए में। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से जैसे ही आजाद हुए तो यहाँ पे इन्हें ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पे काम किया। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक के याद करने का तरीका ये हुआ सर कि जॉन लॉके, जीन जैकिस रोसियो और मॉन्टेस्क्यू, ये तीनों ने अपनी अपनी बात कही। यहाँ पे इसने डिवाइन राइट्स की बात करी, जीन जैकिस रोसियो ने ये कहा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और मॉन्टेस्क्यू कहता है कि स्पिरिट ऑफ लॉ होना चाहिए जिसमें डिवीजन होना चाहिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का। ठीक बात है, चलिए। द एजुकेटेड यूथ इन फ्रांस वर इंस्पायर्ड बाय द राइट्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। कहीं ना कहीं एजुकेटेड यूथ जो है फ्रांस का, वो ये सोचता है कि अब कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम की बात हो रही है, मतलब राइट्स ऑफ लिबर्टी की बात हो रही है और इक्वालिटी की बात हो रही है। हर तरीके से पर्सन जो है वो क्या रहे, इक्वल रहे। ठीक है भाई, मतलब मेन और वुमेन के बीच में किसी भी तरीका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और हर तरीके का लोगों को फ्रीडम यहाँ पे मिलना चाहिए। विच वर एंश्योर्ड इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन। और ये सब चीजें हम लोग कहाँ से सीख रहे हैं? ये सब हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के रेवोल्यूशन से। When the people learned that the king was planning to further increase tax, they rose in revolt। जब ऐसा लगने लगा कि जो टैक्स था, जब तक के हम लोग दे पा रहे थे तब तक कहता कोई इशू नहीं था, बट जैसे ही लगा कि ये टैक्स और बढ़ाने वाला है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अब क्या चल रहा है, रिवॉल्ट करना है, क्रांति करना है, कहीं ना कहीं इस किंग को उठा के बाहर फेंक देंगे। अब कैसे फेंकेंगे? तो ये प्लानिंग करने वाले हैं यहाँ पे थर्ड एस्टेट के लोग। ठीक है भाई, चलिए। अकाउंट ऑफ लाइव्ड एक्सपीरियंसेस इन द ओल्ड रेजाइम, तो अब यहाँ पे कुछ लोगों के, कुछ थिंकर्स की और हम लोग बात करेंगे, जैसे जॉर्जस डैंटन, इसकी भी बात कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। फ्रेंच हु लेटर बिकेम एन एक्टिव रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो जॉर्जस डैंटन का नाम याद रखना है, जो कि एक फ्रेंच था और आगे चल के एक एक्टिव रिवॉल्यूशनरी बना। कहाँ? एक पॉलिटिकल सिस्टम में। An Englishman, Arthur Young, traveled through France during the years from 1787 to 1789। तो एक इंग्लिशमैन, मतलब कि ब्रिटेन का एक व्यक्ति जिसका नाम था आर्थर यंग, वो ट्रैवल करता है फ्रांस में उस समय जिस समय रिवॉल्ट बिल्कुल बेहतरीन पर चरम सीमा पे था, मतलब रिवॉल्ट होने ही वाला था। 1787 से लेके 1789 में हमें पता है कि 14 जुलाई को यहाँ पर रिवॉल्ट होता है, तो इस समय ये यहाँ से ट्रैवल करता है। एंड रोड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बना हुआ था, टैक्सेस का प्रेशर बना होता है, स्टेट्स की डिवीजन का प्रेशर बना हुआ है, ये सारी बातें जो है इसने अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखी। तो जॉर्जस डैंटन और आर्थर यंग दोनों के नाम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अकाउंट ऑफ लाइव एक्सपीरियंस में हम लोग बात करते हैं आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन हुआ कैसे और इस रिवॉल्ट में हुआ क्या क्या, ये हम लोग अभी बात करेंगे। द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, वॉर्स हैज ड्रेन्ड द फ्रेंच ट्रेजरी। आपको ये पता है अमेरिका की 13 कॉलोनीज को सपोर्ट करने के कारण फ्रांस की ट्रेजरी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। द स्टेट वाज अंडर हेवी डेप्ट एंड हैड टू पे हेफ्टी इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा डेप्ट के अंदर में है और यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा, अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर बहुत ज्यादा इसको क्या देना है, इंटरेस्ट भी देना है। टू इम्प्रूव द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट, अब यहाँ पे जो फाइनेंस है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे कैसे? तो इन्हें ये कहा द किंग डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्सेस लेविड ऑन द पीपल। भैया उधार तो अब कोई देने वाला नहीं है क्योंकि 10% इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पे इसने कहा कि अब पैसा आएगा कहाँ से? तो एक काम करो, थर्ड एस्टेट पे अच्छा खासा टैक्स लगा दो, ओवर बर्डन कर दो उनको टैक्सेस से ही। The Estate General was a political body to which the 3 estates sent their representative। Estate General एक political body है जिसमें सारे के सारे representative को भेजा जाता था। The monarch alone could decide when to call a meeting। अब यहाँ पे जो monarch, जो राजा हुआ करता था, वो decide करता था कि इनकी मीटिंग कब होनी है, ये बॉडी की मीटिंग कब होनी है। The last time it was done in 1614। तो 1614 मतलब अर्ली 17th सेंचुरी में ये एक मीटिंग हुई थी। अब यहाँ पे किंग दोबारा सोच रहा है कि अब हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आ गया है जब मीटिंग करनी चाहिए। तो 5 मई 1789 को लुई 16 कॉल करता है, सबको बुलाता है कि चलिए एक हम लोग यहाँ पे मीटिंग करते हैं एस्टेट जनरल की, जिसमें सारा मुद्दा जो है वो सिर्फ और सिर्फ नए टैक्सेस का रहेगा कि नए टैक्सेस को कैसे लगाया जाएगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इनको बुलाया जाता है रेस्प्लेंडेंट हॉल में, जो कि वर्साइलेस में है। वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट। तो रेस्प्लेंडेंट हॉल जो है वर्साइलेस में, उसको यहाँ पे क्या करा गया, यहाँ पे पूरी तरीके से डेकोरेट किया गया कि चलिए आइए वहां पे हम लोग मीटिंग करते हैं।
The first estate and second estate sent 300 representative each. तो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट दोनों में मिला के यहाँ पे 300 रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया। ठीक है भाई, चलिए। Who were seated in row facing each other on the two side. ये आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को फेस करते हुए बैठ गए। While the 600 members of the third estate has to stand at the back. अब यहाँ पे जो 600 लोग गए थर्ड एस्टेट के, उनको सामने यहाँ पे खड़ा कर दिया गया। ठीक है भाई, चलिए। तो जैसे कि आप लोगों ने कुछ मूवीज देखी होगी, तो यहाँ पे सिस्टम कुछ इस तरीके से बनता है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मान लेते हैं भाई यहाँ पे किंग बैठा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए। अब किंग तो बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ठीक है भाई, तो यहाँ पे बैठ गया हमारा फर्स्ट एस्टेट लेके बैठ गया 300 मेंबर। भाई एक दूसरे को फेस करते हुए बैठना है ना। ठीक है भाई, चलिए। ये हो गया हमारा सेकंड एस्टेट। अभी जो सेकंड एस्टेट है, इनको फेस करते हुए बैठ गया, ये हो गया 300 मेंबर। अब ये जो स्पेस खाली बची हुई है सामने, अब यहाँ पे बैठ गया भैया हमारा थर्ड एस्टेट, और थर्ड एस्टेट में टोटल मिला के थे 600 मेंबर। ठीक है भाई, चलिए। अब यहाँ पे कहानी ये हुई कि यहाँ पे कहा लोगों ने कि ये जो टोटल मिला के लगभग 1200 मेंबर्स है, तो हर एक मेंबर का 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए। ठीक है, मगर यहाँ पे कुछ कहानी उलझ गई। कैसे उलझ गई, ध्यान से समझते। तो यहाँ पे फर्स्ट एस्टेट जो है वो 1 वोट देगा, सेकंड एस्टेट जो है वो भी 1 वोट देगा, और जो थर्ड एस्टेट है वो भी यहाँ पे 1 वोट देगा। अब देखिए, अगर हम लोग नंबर वाइज देखते हैं तो 600 को तो डबल वोट मिलना चाहिए कि यहाँ पे लोग ज़्यादा है, मगर लोगों ने कहा है ऐसा नहीं। और दूसरा, जो मेजॉरिटी आएगी उसके हिसाब से डिसीजन होगा। और जो यहाँ पे मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है नए टैक्स का, टैक्स बढ़ाने का मुद्दा चल रहा है। तो अब यहाँ पे जो थर्ड एस्टेट है, इस बात से डिसएग्री होकर वहां से निकल जाता है। मतलब कि वो जो रेस्प्लेंडेंट हॉल की हम लोगों ने बात करी थी, ये जो रेस्प्लेंडेंट हॉल था वर्साइलेस का, वहां से ये डिससेटिस्फाइड होके बाहर निकल जाता है कि नहीं भाई, आप लोग जो हमें बताना चाह रहे हो ये स्कीम ऐसी नहीं है, आप तो हमें फंसाना चाह रहे हो उल्टा कि अब हम लोग भी टैक्स और ज्यादा दे। ठीक है भाई, तो लोग क्या हो गए, डिससेटिस्फाइड हो गए। When the king called the meeting of an assembly of the estate general to pass proposal of new tax, अब यहाँ पे किंग ने जो मीटिंग बुलाई थी एस्टेट जनरल को कि हाँ ठीक है भैया ये प्रपोजल हम लोग पास कर रहे हैं। द मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट वॉकड आउट फ्रॉम द मीटिंग। मैंने अभी कहानी समझाई थी कि क्यों वॉकड आउट हो गए वो मीटिंग से। Demanding that every person in the assembly should have 1 vote contrary to the existing practice of 1 estate have 1 vote। तो यहाँ पे एक एस्टेट को 1 वोट देना है, तो फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट दे देंगे तो मेजॉरिटी बन जाएगी। थर्ड एस्टेट तो वैसे ही अकेला हो जाएगा, तो थर्ड एस्टेट को ज्यादा पावर्स मिलनी चाहिए थी, ज्यादा वोट देने की पावर्स मिलनी चाहिए। द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, देखिए ये मीटिंग कब हुई थी, 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को। अब यहाँ पे अगली बार ये जो मीटिंग चल रही थी, इसमें ये थर्ड एस्टेट जो है वो यहाँ के इंडोर कोर्ट में मिलता है 28 जून 1789 को। डिटरमाइन टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पे इकट्ठा होने के बाद ये बात कहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब तक के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे तब तक के यहां से वो लोग किसी भी तरीके से हटेंगे नहीं। ठीक है, which would limit the power of the king, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें कि सारी पावर जो है वो कहीं ना कहीं किंग की पावर्स को लिमिट कर दे। ठीक है भाई, तो ऐसा करना है हम लोगों को भाई। तो यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई कि 5 मई 1789 को मीटिंग हुई एस्टेट जनरल की कि हमें टैक्स बढ़ाना है। 28 जून 1789 को मीटिंग हो गई कि अब हमें टेनिस कोर्ट में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो कि कहीं ना कहीं किंग की सारी पावर्स को लिमिट में ले आए। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे कि भाई और क्या क्या चेंजेस। ड्यूरिंग दिस टाइम द प्राइसेस ऑफ द ब्रेड रोज इन फ्रांस। आपको अभी एक कॉन्सेप्ट समझाया था सब्सिस्टेंस क्राइसिस का। तो यहाँ पे होने क्या लगा, लोग काम वाम तो कर रहे थे अपनी जगह पे, मगर यहाँ पे जो प्राइस थे ब्रेड के वो बढ़ जाते हैं। एंड बेकर्स बिगेन टू होल्ड सप्लाईज। अब इसका फायदा उठाया बेकर्स ने, और इन लोगों ने क्या कर दिया, जो प्रोडक्ट बना हुआ था उसको छुपा के रख दिया, जिसके कारण क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। मतलब डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो यहाँ फ्रांस में जो ब्रेड के प्राइसेस है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग गए। एजिटेटेड बाय द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि हमारे खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, और ये सब तो किंग जानता था कि इनको खाना पीना रोक देंगे तो सारी बातें हमारी मान लेंगे। बट यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो है धीरे धीरे करके कम होने लगता है। पीपल इंक्लूडिंग वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू शॉप्स। अब यहाँ पे वुमेन्स को इतना गुस्सा आता है कि वो दुकानों के अंदर घुस जाती है, दुकानें तोड़ वोड़ के घुस जाती है। व्हेन द किंग ऑर्डर्ड हिज ट्रूप टू मूव इनटू पेरिस, An agitated crowd stormed into the prison of Bastille। अब ये कहानी क्लियर हो गई कि ये ब्रेड प्राइसेस बढ़ रहे थे,
खाना नहीं मिल रहा था, लोग कहीं ना कहीं अटैक कर रहे थे शॉप्स पे ताकि उनको खाना मिल सके। और इसी समय कहीं ना कहीं ट्रुप को यहाँ पे आदेश दिया गया कि आप जाइए पेरिस में और ये जो एजिटेटेड क्राउड है, जो गुस्से में क्राउड बैठा हुआ है, इस पे जाके अटैक करना शुरू कर दीजिए। और ये बेस्टिले पे यहाँ पे आपको पता है कि इन लोगों ने क्या करा, प्रिजन जो बेस्टिले प्रिजन था उस पर अटैक किया था, बट यहाँ पे 7 प्रिजनर्स को यहाँ पे फ्री करवाया गया था। तो ये स्टॉर्मिंग ऑफ द प्रिजन ऑफ बेस्टिले की कहानी है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एज द नंबर ऑफ रिवॉल्ट बिगेन टू ग्रो, धीरे धीरे करके अब रिवॉल्ट बढ़ने लग गए, लोग इकट्ठा होकर फ्रांस के किंग के अगेंस्ट में अलग अलग तरीके से प्लानिंग करने लग गए। द फ्रेंच मोनार्क रिकॉग्नाइज्ड द फ्रेंच असेंबली, अब उसने सोचा अब क्या किया जाए, तो उसने फ्रेंच असेंबली को दोबारा बुलाया। हिज पावर्स कुड नाउ बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने कहा ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूं और मेरे कुछ पावर्स को अब आप यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर में ले लीजिए और मैं कुछ पावर्स को यहाँ पे सरेंडर कर दूंगा। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, और यहाँ पे जो नेशनल असेंबली जो स्टेट जनरल का नया नाम था, ये लोग तो बिजी थे वर्साइलिस में, क्या कर रहे थे, तो सर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे। द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीटेड विद टर्मोइल, जब नेशनल असेंबली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था वर्साइलिस में, और पूरा फ्रांस जो है कहीं ना कहीं अब उबल रहा है, उथल पुथल हो रहा है। क्यों? क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है और उन पे अटैक का रूमर्स भी आ चुका है। तो यहाँ पे इस समय पे 2 स्कॉलर्स जो है यहाँ पे इनका सपोर्ट करते हैं। मिराबियो जो खुद एक नोबल फैमिली से था, हम लोगों ने ये समझा था कि नॉबल्स और क्लर्गी जो है दोस्तों वो इनका सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो दोस्त है किंग के। बट यहाँ मिराबियो जो कि एक नोबल फैमिली से था और यहाँ पे एबेसियस जो एक प्रीस्ट था, मतलब ये क्लर्गी फैमिली से हो गया, ये दोनों कहीं ना कहीं उन कॉमन पीपल की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। द किंग ऑर्डर ट्रुप टू मूव इनटू पेरिस ऑन 14 जुलाई। द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिले। अब यहाँ पे जो गुस्से में क्राउड बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं किस तरीके से अटैक करूं कि जल्दी से यहाँ पे मेरे पास खाने की चीजें अवेलेबल हो जाए। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, धीरे धीरे करके हर गांव से गांव तक ये पहुंच गया है रूमर कि भाई अब यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे अटैक करेंगे और यहाँ पे ट्रूप्स भी जो है वो अटैक करने आ रही है। That the lords of the manor had hired band of brigands who were on their way to destroy the ripe crop। अब यहाँ पे ये भी आदेश आ गया कि जो राइप क्रॉप है, जो यहाँ पे खेती हो चुकी है, यहाँ पे राइप क्रॉप जो रखे हुए उसको भी यहाँ पे आग लगाई जा सकते हैं, उसको भी यहाँ खत्म किया जा सकता है। इस तरीके की भी रूमर्स यहाँ पे उड़ने लग गए। मैनोर जो है, मैनोर इज अ टर्म दैट रेफर्स टू अ लार्ज एस्टेट और लैंडेड प्रॉपर्टी। मैनोर का मतलब ये होता है लार्ज एस्टेट या लैंडेड प्रॉपर्टी दैट इज ओन्ड बाय द वेल्दी इंडिविजुअल। मतलब मैनोर का ये मतलब होता है सीधे सीधे एरिस्टोक्रेट क्लास ऑफ द सोसाइटी होती है, उसको मैनोर कहा जाता है। मैनोर्स वर कॉमन इन द मिडिल एजेस एंड वर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ इन द रूरल एरिया। तो यहाँ पे रूरल एरियाज की हम लोग बात करें जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकली जो बहुत साउंड होते हैं उनको मैनोर्स कहा जाता है। तो मैनोर्स ने कहीं ना कहीं आदेश दिया कि जो राइप क्रॉप है इसको यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। Caught into a frenzy of fears, अब लोगों के दिल और दिमाग में डर बैठ गया। Peasants in several districts seized hoes and pitchfork and attacked Ceautex। ठीक है, अब यहाँ पे Ceautex पे लोगों ने अटैक कर दिया। उनके पास जो भी देसी हथियार थे, होज था, पिचफोर्क था, इससे वो अटैक करने गए। Ceautex क्या होता है? एक कैसल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू द किंग और द नोबल मैन। Ceautex वो जगह होती है जहाँ पे नोबल मैन जो है वो रहा करते थे। इस पे इन लोगों ने इनके पास जो देसी हथियार थे उसी से अटैक करना शुरू कर दिया। लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड द रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। लुई 16 को समझ में आ गया कि हम इनको हरा नहीं पाएंगे, तो नेशनल असेंबली से कहीं ना कहीं अकॉर्ड या तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट, संधि कर ली। यहाँ पे एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली उसने सरेंडर किया कि अब हमारी पावर को सारा नेशनल असेंबली जो है यहाँ पे कंट्रोल करने वाला है। आगे बात करते हैं। ऑन द नाइट ऑफ द 4 अगस्त 1789, अब यहाँ पे आ गया 4 अगस्त 1789। आपको याद हो चुका होगा 5 मई 1789 जब पहली बार टेक्सास में यहाँ पे चेंज करने के लिए यहाँ पे पैलेस ऑफ वर्साइलिस में आते हैं, लोग मिलते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि टेनिस कोर्ट में आते हैं वो 20 जून को। अब यहाँ पे आ गया भाई अगस्त 4 अगस्त 1789। द असेंबली पास द डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। यहाँ पे एक डिक्री पास होती है, यहाँ पे एक रूल पास होता है। यहाँ पे कहा जाता है कि असेंबली ने एक डिक्री पास करी जिसमें फ्यूडल सिस्टम को क्या करा जाएगा, एबॉलिश किया जाएगा। पूरी तरीके से यहाँ पे इस बात को माना जाएगा। एंड टैक्सेस, मेंबर ऑफ द क्लर्गी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और यहाँ पे क्लर्गी मेंबर को बहुत प्रेशराइज किया गया कि आप अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो आपको जो भी प्रिविलेजेस मिली गई है उन सारी प्रिविलेजेस को यहाँ पे अब आपको सरेंडर करना पड़ेगा।
थिथ वर एबॉलिश्ड। अब ये आपको थिथ तो पता है भाई क्या होती है। थिथ को पूरी तरीके से जो एक डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, सॉरी यहाँ पे जो थिथ हुआ करता था यहाँ पूरी तरीके से एबॉलिश करने की बात करी गई और बोला गया ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज। अब यहाँ पे जैसे ही ये सरेंडर करा तो इसके कारण गवर्नमेंट से यहाँ पे 2 बिलियन लिवरेज को यहाँ पे क्या करा गया, एक्वायर्ड किया गया। तो इस तरीके से कहानी पूरी समझ में आ रही है कि अब किस तरीके से फ्रांस का जो किंग है लुईस 16 सरेंडर करने वाला है। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और फ्रांस बनने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं राजा तो है मगर कॉन्स्टिट्यूशन जब बन जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल करेगा इस राजा पे, ठीक है भाई। द नेशनल असेंबली कंसिस्टेड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेशनल असेंबली बुलाती है थर्ड एस्टेट के मेंबर्स को और कहती है कि अब आपको यहाँ पे खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, विच लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ये हर तरीके से जो पावर है किंग की उसको कंट्रोल करेगा। द पावर्स ऑफ द किंग एंड द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियल पावर वर असाइन्ड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जो जुडिशियल पावर है ये अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस की पावर थे इन सब को एक रूफ के अंदर ला दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया मतलब जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी की बात होने लग जाएगी यहाँ पे। द नेशनल असेंबली हैड द पावर टू फ्रेम लॉज फॉर द कंट्री। नेशनल असेंबली को पावर दिया गया कि अब यहाँ पे सारे लॉज जो है कंट्री के लिए आपको बनाने हैं। द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट्स। अब यहाँ पे जो मेंबर है नेशनल असेंबली के उनको यहाँ पे इलेक्ट करने के लिए बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट्स की जरूरत पड़ेगी। दिस बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट्स वाज इलेक्टेड बाय द सिटीजंस हु पेड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अब ये जो इलेक्टोरेट है वो कहां से आएंगे, वो लोग होंगे जनरली जो कि मेनली टैक्स दे रहे हैं, मतलब एक्टिव सिटीजन ऑफ द सोसाइटी होंगे, पैसिव सिटीजन्स नहीं होंगे। पैसिव सिटीजन कौन हो गए दोस्तों, वुमेन्स जो कि किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देंगी। दूसरा यहाँ पे नॉन प्रॉपर्टीड मैन जो है वो सारे के सारे पैसिव सिटीजन्स में आ जाएंगे। गवर्नमेंट हु वर टर्म्ड एक्टिव सिटीजन, अदर मैन एंड ऑल वुमेन हैड नो वोटिंग राइट। मतलब जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन है और जो यहाँ पे वुमेन्स हैं उनके पास किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं होगा। मगर एक्टिव सिटीजन्स वो जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1/10 जो है भी है उनकी अर्निंग का वो अगर टैक्स फॉर्म में जमा करते हैं तो यहाँ पे वो वोट दे सकते हैं, अदरवाइज वो भी वोट नहीं दे सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1791 में पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। मगर यहाँ पे कहा गया कि संविधान में जो भी लोग आ रहे हैं वो सब इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होके नहीं आ रहे। Citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सिटीजन्स है वो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ पे कहते हैं कि अब ये असेंबली में क्या करेंगे, वोट करेंगे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सभी के पास ये वोट का राइट नहीं था। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज। कौन वोट देगा, तो 25 साल से उम्र जिसकी ज्यादा, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू द एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबर ऑफ वेज। अगर 3 दिन का जो भी लेबर का वेज है वो अगर टैक्स के फॉर्म में देता है तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। वर गिवन टू द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। 3 दिन की कमाई का अगर आपने पार्ट जमा किया है तो आप यहाँ पे एक्टिव सिटीजन कहलाओगे और आपको मिलेगा राइट टू वोट। That is, they were entitled to vote. The constitution began with the declaration of rights of men and citizens. अब यहाँ पे constitution पूरी तरीके से बन जाता है और declaration of the rights of men and citizens यहाँ फ्रांस में 1791 में आता है। Painted by the artist ली बार्बियर in 1790। और ये जो constitution में declaration of rights of men है इसको यहाँ पे ड्रॉ करने का काम करता है, लिखने का काम करता है आर्टिस्ट जिसका नाम है ला बार्बियर in 1790। तो ये बात हम लोग को याद रखनी है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो है उसको यहाँ पे आर्टिस्ट पेंट करके देता है जिसका नाम है ला बार्बियर इन 1790। तो हमारा अगला पड़ाव आ चुका है दोस्तों यहाँ पे और हम लोगों ने कहा कि ली बार्बियर ने इसका पूरा का पूरा सिनारियो जो है वो बनाया था। और यहाँ पे जो राइट्स ऑफ मैन है जिसको हम लोग कहते हैं चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे मगर उसमें से जो खास रूल्स है जो हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए भाई, तो फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो आज जो ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसका सीधा मतलब ये होता है कि एक ऐसा देश जहाँ पे
पे कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा सर, मतलब कि डेमोक्रेसी होगी, मतलब कि इलेक्शन होगा, ये हो गई सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात। मोनार्क एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसकी सीट जो है दोस्तों, यहाँ पे उसकी जो गद्दी होती है, उसका जो यहाँ कोर्ट होता है, वो जनरली हेरिडेटरी होता है। मतलब आज जो किंग बना है वो कभी ना कभी किसी ना किसी जमाने वो प्रिंस रहा होगा और आज क्या बन चुका है दोस्तों, वो किंग बन चुका है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सीधा मतलब ये हुआ कि द पावर ऑफ द किंग इज चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि मोनार्क यहाँ पे अपने पावर का मिसयूज ना कर ले, डेस्पोटिक पावर्स ना बना ले, इसीलिए यहाँ पे सारी पावर को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसे पूरे सिस्टम को हम लोग दोस्तों बोलते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। चलिए तो हम लोग एक एक यहाँ पे रूल की बात करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे हर एक राजा जो बनेगा उसके रूल्स को यहाँ पे चेक किया जाने वाला है। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा संविधान बन रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन जो बन रहा है, इसमें मैन को कहा गया कि मैन अगर बॉर्न होता है तो वो हमेशा फ्री रहेगा और उसको हमेशा इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो पहला पॉइंट जो है वो डेडिकेटेड होता है यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ राइट्स के लिए। ठीक है भाई, दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूं, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिनिएबल राइट्स ऑफ मैन। तो सेकंड पॉइंट भी कहीं ना कहीं राइट्स से ही रिलेटेड है, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि यहां पे पॉलिटिकल एसोसिएशन जो बनाया जाएगा इसमें प्रिजर्वेशन की बात करी गई है, मतलब बचाव की बात करी गई है कि चीजों को यहां पे बचाया जाएगा। कैसे बचाया जाएगा भाई, कि यहां पे जो भी नेचुरल और इनएलिनिएबल राइट्स है मैन के, जैसे कि लिबर्टी मींस फ्रीडम, प्रॉपर्टी जो रहेगी उसके लिए राइट टू प्रॉपर्टी की बात करेंगे यहाँ पे, उसकी सिक्योरिटी, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई राइवलरी उन पे अटैक करता है तो यहाँ पे उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होगी। ठीक है भाई, चलिए रेजिस्टेंस टू द ऑपरेशन, अगर मान लेते हैं कोई ऑपरेस करने की कोशिश करता है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी भी यहाँ पे पूरे संविधान की होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की होगी। तो दूसरी बात ये कहते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रिजर्वेशन की, तो पहली बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इक्वल राइट्स की, दूसरी बात करते हैं यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ मैन की, जो कि लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और रेजिस्टेंस टू अपोजिशन से रिलेटेड होगा। तीसरी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे द सोर्स ऑफ ऑल सोवेरेनिटी, अब यहाँ पे ये जो वर्ड सोवेरेनिटी यूज किया गया है इसका मतलब है कि अब हमारे पे कोई भी बाहर का जो देश है या बाहर के जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से रूल फॉर्मेशन में इंटरफियर नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं सोवेरेनिटी। ठीक है भाई, जो भी सोर्स है सोवेरेनिटी का रिसाइड्स इन द नेशन, अब यहाँ पे जितने भी रूल्स नेशंस के लिए बनाए जाने वाले हैं वो यहाँ के इंटरनल लोग बनाएंगे, बाहर का कोई भी आके यहाँ किसी भी तरीके का रूल नहीं बना सकता या किसी तरीका का इंटरफियरेंस यहाँ पे नहीं कर सकता। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। तो यहाँ पे सीधी सीधी कहानी बोल दी गई है कि कोई भी ग्रुप, कोई भी इंडिविजुअल जो है जिसको यहाँ पे अथॉरिटी नहीं दी गई है वो यहाँ पे इंटरफियर नहीं करेगा। सीधी बात है, बाहर का कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पे इंटरफियर नहीं करेगा। ठीक है भाई, चलिए तो तीन रूल हो गए, पहला रूल हो गया इक्वल राइट्स का, दूसरा राइट हो गया भैया प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, और तीसरा राइट जो है वो यहाँ पे रिलेटेड हो गया सोवेरेनिटी, मतलब कि एक तरीके का फ्रीडम जिसमें बाहर का कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा। चौथी बात करते हैं, लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाटएवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। ठीक है, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब ऐसी फ्रीडम जिसमें दूसरे को हर्ट ना हो। हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं दोस्तों, बट दूसरे को यहाँ पे हर्ट नहीं होना चाहिए। तो चौथी बात क्या कही भैया, फ्रीडम तो है मगर इससे किसी को भी हर्ट नहीं होना चाहिए, ना रिलीजियसली, ना पॉलिटिकली, ना इकोनॉमिकली। पांचवी हम लोग बात करते हैं, द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। लॉ सारे अच्छे हैं, अच्छे के लिए बनाए जाते हैं, बाय चॉइस बनाए जाते हैं, बाय फोर्स नहीं बनाए जाते हैं, बट यहां पे कहा जाता है कि जितने भी लॉ बनाए जाएंगे यहां पे उन राइट्स को फॉरबिड कर दिया जाएगा, उन राइट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, मतलब इंजूरियस टू द सोसाइटी है। तो वो सारी चीजें जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है उसको तो हम लोग वैसे भी ऑप्ट नहीं करते। तो पहला पॉइंट हो गया इक्वल राइट से रिलेटेड, दूसरा हो गया भाई यहाँ पे प्रिजर्वेशन से, तीसरा हो गया सोवेरेनिटी से रिलेटेड, चौथा हो गया यहाँ पे लिबर्टी तो मिलेगी बट वो सारी लिबर्टी नहीं मिलेगी जिससे कि समाज का नुकसान हो सकता है, और यहां बोला गया वो सारे राइट्स को फॉरबिड कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा जिससे यहां पे सोसाइटी का दोस्तों नुकसान हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ छठवें लॉ की तरफ बढ़ते हैं।
लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। अब यहां पे जो लॉ बनाया गया है ये लोगों के विल के हिसाब से बनाया गया, मतलब लोगों में कितनी ताकत है, कितनी विल पावर है, उसके हिसाब से यहां पे लॉ बनाया गया, मतलब इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल। ठीक है, जितने भी लोग हैं सारे के सारे इसको यहां पे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो लॉ जो है यहां पे एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि यहां पे जनरल विल के बेसिस पे बनाया गया है। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन। तो लॉ जब बनाया जाएगा, यहां पे जब रूल्स बनाए जाएंगे तो इसमें इसके फॉर्मेशन में सारे तरीके के लोग जो है यहां पे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत बड़ी पावर है दोस्तों कि जब भी कोई भी चीज बना रहे हैं उसमें पार्टिसिपेशन है। जैसे आपके घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है, भले ही आपकी उम्र 13 साल हो, 14 साल हो, 15 साल हो, बट उस प्रोग्राम में अगर आपको यहां पे इन्वॉल्व किया, मीटिंग में बुलाया और आपसे बोला कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तभी से आपको लगने लगता है हाँ चलिए, मुझे अगर ये काम दिया गया, मुझे अगर जिम्मेदारी दी गई, ये काम मुझे बहुत अच्छे से करके दिखाना है। तो ऐसे ही यहां पे जब लॉ बनेगा, लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये जो नेशन बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूशन हमारा भी है। ठीक है, पर्सनली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, या तो वो पर्सन खुद आ जाए या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं। हो सकता है वो रिप्रेजेंटेटिव पढ़ा लिखा हो, लोगों को लगता है कि हम सब ना जाके हमने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया तो भी काम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ऑल सिटीजंस आर इक्वल बिफोर इट। तो यहां पे जो लॉ बनेगा इसके लिए हम लोग इजी लैंग्वेज में बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो यहां पे जो लॉ बनेगा उसके सामने सारे ही लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। किसी भी व्यक्ति को यहां पे गुनहगार नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने संविधान मतलब कि लॉ को यहां ब्रेक ना किया हो। तो वो एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेन्ड तब तक के नहीं हो सकता जब तक कि उसने किसी भी तरीके के लॉ को यहां पे ब्रेक नहीं किया हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, एवरेज सिटीजन में इसकी स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली। अब ये तो सबसे अच्छी बात है, ये तो सेंसरशिप राइट मिल गया, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल गया कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे सिटीजन है वो बोल सकता है, वो लिख सकता है और वो प्रिंट भी फ्रीली कर सकता है। ये राइट बहुत जबरदस्त राइट है और इंडिया में देखा जाए तो ये हमारा फोर्थ पिलर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट मीडिया, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ही मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। चलिए एक वर्ड बताता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं सेडिशन। अगर देश के खिलाफ ऐसा कुछ भी आप करते हो, संविधान के खिलाफ कुछ भी करते हो, तो आप पे जो केस चार्ज होता है उसको बोलते हैं सेडिशन। तो यहां पे भी यही बोल रहा है कि केस तभी चार्ज होगा जब आपने कुछ भी गलत फ्रीडम का इस्तेमाल किया है, गलत बोला है, गलत लिखा है या गलत प्रिंट किया है, तो आपको सजा भी होगी। उसके लिए एक ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों जुडिशरी। ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसेबल। तो यहां पे ये बोल रहा है कि जो मेंटेनेंस होता है, जो कि यहां पे पब्लिक के लिए जो भी खर्चे होते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं पब्लिक फोर्स से किसी ना किसी तरीके से जो एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसके लिए यहां पे टैक्स लेने की बात कही गई। It must be accessed equally on all the citizens in the proportion of their means। हम लोगों ने चैप्टर में ये देखा था कि लुई 16 ने 3 पार्ट्स में सारी कहानी को डिवाइड कर दिया था। पहला हो गया क्लर्की, दूसरा हो गया नॉवेल्स और तीसरे हो गए हमारे थर्ड एस्टेट के लोग या कॉमनर्स। तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को प्रिविलेजेस बाय बर्थ थी और वो सारे के सारे टैक्स से एग्जेम्प्टेड। मगर यहां पे ये बोला गया कि ऐसा नहीं होगा, सभी लोगों को टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स का जो प्रोपोर्शन होगा वो सभी सोसाइटी के लोगों पे इक्वल होगा। मतलब यहाँ इक्वालिटी ऑफ लॉ तो है, मगर किस बेसिस पे है दोस्तों, तो टैक्स के बेसिस पे है। ओके, सिंस प्रॉपर्टी इज सैक्रेड एंड इनवायलेबल राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सैक्रेड है, एक तो पुराने जमाने से जो लोग होंगे उन्हीं से आती चली जा रही होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, इनवायलेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। किसी को भी उसकी संपत्ति से, मतलब उसको राइट टू प्रॉपर्टी दिया जाएगा, उसकी संपत्ति से किसी भी पर्सन को, किसी भी अथॉरिटी को यह ताकत नहीं दी गई है कि आप उसको यहां से हटा सकते हैं। पहली बात, डिप्राइव ऑफ इट अनलेस अ लीगली एस्टैब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर इट। ठीक है भाई, चलिए अगर मान लेते पब्लिकली वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है तो वो उसका एक प्रोसीजर होता है, सीधा सीधा कंपनसेशन अमाउंट उसको दिया जाएगा, कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से नोटिस दिया जाएगा और फिर उसको वो जगह खाली होनी होगी। ठीक है, तो इंडिया में भी यही होता है भाई, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, उसको हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे लीगल राइट। तो हम लोग जिन जगहों पे रह रहे हैं वो हमारे लीगली है, मतलब ऑन पेपर वो हमारी है। सरकार को अगर जरूरत पड़ती है तो आपको वो जगह खाली भी करनी पड़ सकती है। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पे बोला गया कि किसी भी प्रॉपर्टी से किसी व्यक्ति
व्यक्ति को नहीं हटाया जाएगा, हटाया तब जाएगा जब वहां पे वो जगह जो है पब्लिक की नेसेसिटी में आ जाए, जैसे ब्रिज बनाना हो, रेलवेज बनाना या कुछ और चीज का एस्टेब्लिशमेंट करना हो। इन दैट केस अ जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन द एडवांस, इसीलिए क्योंकि उसकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वही खत्म कर देंगे, इसीलिए उसको यहां पे दोस्तों कंपनसेशन अमाउंट देना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि फ्रांस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुका है, यहां पे इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से लोगों का यहां इलेक्शन होगा, इस नेशनल असेंबली में कितने लोग जाएंगे, तो ये पूरा हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू यहां पे समझने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो यहां पे ये कहते हैं कि फ्रांस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रांस का ये गारंटी देता है राइट टू लाइफ की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और इक्वालिटी बिफोर लॉ की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा यहाँ पे फ्रांस में, उसमें आपको लाइफ की लिबर्टी यहाँ पे मतलब फ्रीडम मिल जाएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाएगा, ओपिनियन और इक्वालिटी बिफोर लॉ भी मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो कहानी ऐसी है कि अगर हम लोग बात करें 1715 में, तो यहाँ पे 23 मिलियन यहाँ फ्रांस की पॉपुलेशन होती थी, मगर यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है और 1789 में पॉपुलेशन जो है 28 मिलियन दोस्तों यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, इसके कारण कहीं ना कहीं फ्रांस को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जो कि जनरली तब होती है जब नेचुरल कैलामिटी आती है, मतलब कि जब ड्रॉट और हेल आएगा तब यहाँ पे ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करने को मिलती है। ठीक है भाई, चलिए। तो आप लोगों को ये पता है कि 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है। तो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो सर होते हैं यहाँ पे लेजिस्लेचर, ई फॉर एग्जीक्यूटिव एंड जे फॉर जुडिशरी। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो हम लोगों को ये पता है सर कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 28 मिलियन। कितनी है दोस्तों यहाँ पे? 28 मिलियन। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो ये बोलता है कि यहाँ पे जितने भी सिटीजन्स है, आई रिपीट, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहले जो सिटीजन्स है उसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे पैसिव, और दूसरे को हम लोग बोलते थे दोस्तों यहाँ पे एक्टिव। एक्टिव वो लोग हैं जो कि यहाँ पे टैक्स पेयर्स है, और पैसिव वो है जो यहाँ पे टैक्स नहीं देते किसी भी तरीके का, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पैसिव। चलिए, तो कहानी ये शुरू होती है और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एक्टिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन कौन है। तो लगभग 28 मिलियन में से टोटल मिला के 4 मिलियन जो है यहाँ पे एक्टिव सिटीजन है, जो कि आगे वोट की प्रोसीजर में जाएंगे। मतलब उन लोगों ने 3 डेज का वेज यहां पे पे ऑफ करा है। ठीक है, और मेनली वो मेन विथ प्रॉपर्टी है। चलिए, पैसिव सिटीजन की बात करें तो उनको किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, जिसमें मेनली 3 मिलियन मेन, वुमेन और चिल्ड्रन आते हैं और यूथ आते हैं जो कि 25 साल के नीचे है। तो आपको ये याद रखना है कि 3 मिलियन मेन, वुमेन और चिल्ड्रन जो कि यहां पे चिल्ड्रन तो माइनर हो गए। ठीक है, इसके अलावा क्या बच गया भैया? तो जो यूथ है 25 साल के नीचे वो भी किसी भी तरीके का वोट नहीं देगा, मतलब 3 मिलियन लोग ये हो गए। तो बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल बच गए यहाँ पे। ओके, अब ये जो 4 मिलियन लोग है ये 50,000 यहाँ पे इलेक्टोरल्स को क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। अब ये 50,000 इलेक्टर जो मेन का पूरा कंपोजिशन है, जो टैक्स पेयर है, वो यहाँ पे नेशनल असेंबली में भेजेंगे 745 मेंबर्स को। तो फाइनली नेशनल असेंबली में कितने लोग बैठे भैया? यहाँ पे 745। तो एग्जाम में कैसे याद करना है? तो 28 मिलियन में से 4 मिलियन जो थे यहाँ पे टैक्स पेयर थे, एक्टिव सिटीजन्स थे, जिसमें से 50,000 इलेक्टोर्स निकले। उन 50,000 में से 745 जो है यहाँ पे नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंट करने जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अब यहाँ पे ये नेशनल असेंबली जो है ये लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है रूल मेकिंग बॉडी, जहां पे हमारे लिए रूल बनाए जाते हैं। ये इंप्लीमेंट फोर्स से नहीं किए जाते सर, बाय चॉइस से किए जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अब यहाँ पे नेशनल असेंबली जो है वो कंट्रोल करेगी किस पे भाई? यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कौन है दोस्तों? यहाँ पे किंग। इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या कहा दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर इस एग्जीक्यूटिव को क्या कर रही है दोस्तों? कंट्रोल कर रही है, इसके पावर को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। ठीक है भाई, चलिए। इसके अलावा यहाँ पे किंग को क्या दे दिया गया भैया? वीटो पावर दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि उसी के लोग हो गए जिन लोगों ने टैक्स दिया होगा। ठीक है भाई, चलिए। अब नेशनल असेंबली क्या करेगी? मिनिस्टर्स को यहाँ पे कंट्रोल करेगी। आई रिपीट, नेशनल असेंबली यहाँ पे मिनिस्टर्स को कंट्रोल करेगी। दूसरी बड़ी बात कि किंग जो है कहीं ना कहीं वीटो पावर लेके बैठा हुआ है, और वीटो पावर कहीं ना कहीं वो नेशनल असेंबली में इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यही लगभग 4 मिलियन जो लोग हैं जो कि एक्टिव सिटीजन है, वो यहाँ पे जुडिशियरी को भी यहाँ पे एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं। तो हमारे पास तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आ गए। हम लोग को एग्जाम में ये याद रखना है सर कि टोटल जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो 28 मिलियन थी। 28 मिलियन में से अगर मैं 3 मिलियन को हटा देता हूं जो कि पैसिव सिटीजन है, तो बच गई हमारे पास 25 मिलियन। अब ये 25 मिलियन में से लगभग 4 मिलियन जो है वो वोटिंग राइट रखते थे, मतलब कि ये लोग टैक्स पेयर्स थे जो कि अपनी वेज का
3 दिन का पैसा देते थे, ठीक है। उन लोगों ने मिलकर 50,000 इलेक्टोर्स को चुना और उन लोगों ने 745 को भेजा कहां पे, नेशनल असेंबली में। इस तरीके से कैलकुलेशन दोस्तों हम लोगों को पूरा याद करना है ना भाई। चलिए, तो ये कहानी क्लियर हो गई। तब पॉलिटिकल सिस्टम कब की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का है ना। चलिए, यहां तक है कहानी क्लियर। अब हम लोग कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ब्रोकन चेन। मतलब अभी तक के हम लोगों को कहीं ना कहीं हथकड़ियों में जकड़ के रखा था, अब हम लोगों को यहां पे फ्री किया जाएगा दोस्तों। ब्रोकन चेन्स वर यूज्ड फॉर फेटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। अब ये अभी तक के हमें बांध के रखा हुआ था 1791 के पहले, कहीं ना कहीं लुईस 16 की ही बात हो रही है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे फ्री होने वाले, क्योंकि नेशनल असेंबली बन गई, अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई, मतलब आगे चल के फ्रांस एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने वाला है। द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, ये बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि जब एक लकड़ी होगी तो वो उतनी ताकतवर नहीं होगी, मगर 10 लकड़ी को अगर एक साथ रख दिया जाए तो वो बहुत ताकतवर होगी। उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग चीजों को जोड़ दो, यूनाइट कर दो, तो ये सबसे बड़ी ताकत है। इसी को हम लोग यहाँ बंडल ऑफ रॉड से बताते हैं। वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। एक रॉड को तोड़ना आसान होगा, मगर बंडल को तोड़ना बड़ा ही कठिन होगा दोस्तों। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। आपको ये पता है कि ताकत तभी आती है जब हम लोग यूनाइट होकर रखे, ठीक है भाई। चलिए, ये फिंगर्स अलग अलग है, मगर एक बार अगर पंच बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, लोग डरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी की बात करी गई है, ठीक है भाई। चलिए, बट यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ मोनार्की शुरू हो जाता है फ्रांस में। मतलब अब राजा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली बन चुकी है। 1790 में लगभग जैकोबिन क्लब जो है अपने फुल फ्लैश में आ चुका है। तो अब कहीं ना कहीं अब मोनार्क को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो वो कैसे छोड़ेगा, इस पे हम लोग अब डिस्कस करते हैं। बिफोर द पावर्स ऑफ किंग लुईस 16 वर रिड्यूस्ड, ही आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द प्रूशिया एंड द ऑस्ट्रिया मोनार्क्स, ठीक है। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के मोनार्क से ये अपनी मदद के लिए बात करने जाता है, कौन? लुईस 16, क्योंकि उसको पता है अब मेरी कहानी यहाँ पे खत्म होने वाली है। However, the revolutionary in France formed a large army। अब यहाँ पे इनको ये पता चल गया कि अपने मोनार्क दोस्तों के साथ आके हम पे अटैक करने वाला है, तो इन लोगों ने भी क्या करा, रिवॉल्यूशनरीज का ग्रुप अच्छा खासा बन चुका था फ्रांस में। अब यहाँ पे लार्ज आर्मी आ गई, मतलब लोग इकट्ठा हो गए, एंड डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। इस तरीके से प्रूशिया और ऑस्ट्रिया को हराया गया। अब बच गया है सिर्फ और सिर्फ फ्रांस। तो आपको एग्जाम में ये याद रखना है कि लुईस 16 मदद मांगने जाता है यहाँ पे प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के मोनार्क से, बट लोगों ने अपना एक संगठन बना लिया है, लार्ज आर्मी को इकट्ठा किया और अटैक किया प्रूशिया पे, और फिर करा भैया यहाँ पे ऑस्ट्रिया पे, और दोनों को यहाँ से हटा दिया। अब लुईस 16 बचा हुआ है। द जैकोबिन क्लब इन फ्रांस वाज फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस ऑफ द कंट्री। आपको पता है 1719 में जो जैकोबिन क्लब मैक्सिमिलियन रॉबर्टसपियर ने बनाया था, ये यहाँ पे लोग ज्यादा अच्छे से अपनी आर्मी को बनाते हैं, और यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस जो है पूरी तरीके से अगेंस्ट में है लुईस 16 के। इट इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स। अब ये जैकोबिन क्लब जो है मिडिल क्लास का बना हुआ था, तो किस किस सेक्टर्स के लोग आते थे, किस किस एरिया से लोग आते थे? तो स्मॉल शॉपकीपर्स थे दोस्तों, उसमें वॉच मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक्स, प्रिंटर्स, डेली वेज अर्नर्स एंड सर्वेंट्स। ये वो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं है, ये मिडिल क्लास है, जिनको कि कहीं ना कहीं अलग अलग क्रूएल पॉलिसीज के सप्रेस किया गया था। आपको ये याद है कि टैक्स का पूरा जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थर्ड एस्टेट पे डाला गया था, कॉमनर्स पे डाला गया था। तो लोग इसी से परेशान थे और कहीं ना कहीं रिवॉल्ट करना चाहते थे, किसके अगेंस्ट में? लुईस 16। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1792 की तरफ आते हैं। व्हेन द सप्लाईज ऑफ ब्रेड रिड्यूस, जैसे ही उनको पता चला कि अब ब्रेड जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जा रही है, मतलब इसको कहीं ना कहीं किसी ने होल्ड करके रखा होगा, छुपा के रखा होगा, ताकि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब मैं मार्केट में ले आऊंगा। मगर ये जो काम करते हैं ये मेनली नोबल्स और क्लर्की नहीं करे होंगे, हमें ऐसा लग रहा है। क्यों? ताकि ये कॉमनर जो थर्ड एस्टेट है, 90% ऑफ द पॉपुलेशन, इनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो अपने आप ये किंग के पास आ जाएंगे। तो 1792 में वहां पे होर्डिंग हो जाती है, मतलब ब्रेड जो है उसकी सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाता है। द जैकोबिन अलोंग विद द पीपल स्टॉर्म द ट्यूरिलिस पैलेस। इसके कारण यहाँ पे जैकोबिन मेंबर और वो भी लोग जो परेशान थे वो सब मिलके जाते हैं ट्यूरिलिस पैलेस पे अटैक करने एंड इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली ऑफ द फ्रांस। इन्होंने बोला सोल्यूशन यही है कि हमारी जो ब्रेड है आपने उसको कैद कर दिया, उसको छुपा के रख दिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्यूरिलिस पैलेस में आपके जो भी लोग हैं, जो भी नॉबल्स हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे अरेस्ट कर देंगे और हिसाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बराबर। द ट्यूरिलिस पैलेस वॉज अ रॉयल एंड इंपीरियल पैलेस इन पेरिस
which stood on the right bank of the river of the Seine। अब ये जो ट्यूरिलिस पैलेस है ये कहां पे है? तो ट्यूरिलिस पैलेस जो है दोस्तों यहाँ पे पेरिस में है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, जो कि राइट बैंक पे है किसके? रिवर सेन के। डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ लॉवरे, इट वाज द यूजुअल पेरिसियन रेसिडेंस ऑफ द मोस्ट फ्रेंच मोनार्क। तो यहाँ पे जितने भी फ्रेंच मोनार्क होते थे उनके रहने की जगह होती थी, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, उनको वहीं पे कैद कर दिया। फ्रॉम हेनरी IV टू नेपोलियन III अंटिल इट वाज बर्न्ड बाय द पेरिस कम्यून इन 1871। तो 1871 में यहाँ पे इसको जलाया गया। उसके पहले ये ट्यूरिलिस पैलेस जो है राजाओं के रहने की जगह होती थी और यहाँ पे लोगों को कैद किया गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिवॉल्ट करना चाहते हैं किसके अगेंस्ट में? लुई 16 को हटाना चाहते हैं। अबॉलिशन ऑफ द मोनार्की इन फ्रांस में आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिस डेवलपमेंट लेड टू द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो राइवलरी थी ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पे सही हो रही है और हम यहाँ पे बात करते हैं कि डेवलपमेंट शुरू हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इलेक्शन वर हेल्ड एंड एवरीवन मोर देन 21 ईयर्स ऑफ एज। ये कौन चाहता था? तो ये जैकोबिन क्लब मेंबर्स चाहते थे कि यहाँ पे हर किसी को वोटिंग राइट मिले। तो 21 साल या 21 साल से जो भी ज्यादा होगा उसको यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा। वॉज गिवन टू द right to vote, monarchy was abolished and France become republic। तो यहाँ पे 1792 में कहानी ये क्लियर हो गई कि फ्रांस इज नाउ रिपब्लिक। अब यहाँ पे जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो हमेशा इलेक्टेड फॉर्म में होगा, इसको कहते हैं फ्रांस अब एक रिपब्लिक कंट्री बनेगा। लुई 16 was executed publicly on 21 जनवरी 1793। एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों, 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब उसकी ही बाउंड्री से उसको यहां से बाहर कर दिया गया। चार्जेस ऑफ ट्रियाजन, देशद्रोह के आरोप पे उसको यहाँ पे उसके देश से बाहर निकाला जाता है और बोलता है हिज क्वीन मैरी एंटोनिएट वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड लेटर। आगे चल के उसकी जो वाइफ थी जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी मैरी एंटोनिएट, उसको भी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता। तो फाइनली कहीं ना कहीं मोनार्की की कहानी जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई है। बट 1792 में जब मोनार्की की कहानी खत्म हो जाएगी, लुई 16 और मैरी एंटोनिएट की कहानी हो जाएगी खत्म, तो उस राजगद्दी पे कौन बैठेगा? तो वो बैठेगा जो अब नेशनल असेंबली लेके आया, वो बैठेगा जो लोगों को इकट्ठा करके लाया, उसका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर, जो कि है दोस्तों यहाँ पे जैकोबिन क्लब का फाउंडिंग मेंबर। ठीक है भाई, चलिए तो इस समय को कहते हैं रेन ऑफ टेरर। तो 1793 और 94 का जो समय रहा इसको कहते हैं रेन ऑफ टेरर, क्योंकि एक सिस्टम लेके आया कि अगर मैं जो भी बोल रहा हूं इसके अगेंस्ट में कोई जाएगा तो मुझे भी सजा दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसको गिलोटीन कर दिया जाएगा, मतलब बी हेडेड कर दिया जाएगा, गर्दन उड़ा दी जाएगी। ठीक है, तो ये समय को कहा जाता है दोस्तों रेन ऑफ टेरर। तो इस पिक्चर से समझ में आ रहा होगा दोस्तों ये रॉबर्सपियर की पिक्चर है, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर है ना। चलिए, द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794 इज कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर। लोगों के दिल को दहलाने वाली घटना थी ये, इसलिए इसको रेन ऑफ टेरर कहा। दहशत फैला दी थी इसने लोगों के बीच में। द हेड ऑफ द जैकोबिन क्लब फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। लोगों पे कंट्रोल करना है, लोगों को अगेंस्ट में नहीं जाने देना है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अगर कोई ऐसा पाया जाता है देश द्रोह करता है या किसी भी तरीके से देश को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसको यहां पे मिलने चाहिए दोस्तों पनिशमेंट। क्लर्गी मैन, नोबल्स एंड पीपल हु वर कंसीडर्ड एनिमीज टू द रिपब्लिक। उसने कहा कि जो भी लोग हैं वो क्लर्गी भी हो सकते हैं, वो नोबल्स भी हो सकते हैं, या वहां के सिटीजन्स भी हो सकते हैं, इवन दो जैकोबिन क्लब मेंबर्स भी हो सकते हैं। अगर वो यहां पे किसी भी तरीके से ये सिस्टम के अगेंस्ट में जाते हैं, रिपब्लिक सिस्टम के अगेंस्ट में जाते हैं, तो ये हमारे देश के लिए एनिमी है, मतलब कि ये हमारे देश के लिए गद्दार है और इनको मिलने चाहिए सजा। वर गिलोटिन्ड, ही इवन ऑर्डर्ड द किलिंग ऑफ हिज ओन पार्टी मेंबर्स। मैंने कहा कि इसमें पार्टी मेंबर भी होंगे जिनको क्या करा गया दोस्तों, गिलोटिन कर दिया गया। बस एक ही बात कि जो भी बात रिपब्लिक के हिसाब से नहीं होगी उन सबको पनिशमेंट देके किल कर दिया जाएगा। पार्टी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री टू हिज मेथड्स एंड वेज। तो यहां पे रॉबर्सपियर के मेथड्स और वेज को जिसने भी नहीं माना, जिसने भी इसको नहीं समझा, उन सबको यहां पे क्या कर दिया गया, गिलोटिन कर दिया गया, बी हेडेड कर दिया गया। रॉबर्सपियर गवर्नमेंट पुट अ डेफिनेट लिमिट ऑन द वेजेस। अब यहां पे उसने एक अच्छा काम करा, इकोनॉमिकल कंट्रोल कैसे किया उसने, तो इसने कहा कि यहां पे एक डेफिनेट लिमिट होगी वेजेस की, मतलब सभी को जितनी जरूरत है उतनी उतनी वेजेस मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है इकोनॉमिक इक्वालिटी की। एंड प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, तो इसने कहा जो भी चीजें जरूरी है, मतलब वो सारी चीजें जो खाने पीने रहने की है, जो बिल्कुल जरूरी है सबके लिए होनी चाहिए, वो एसेंशियल गुड्स के प्राइजेस जो है इसको इसने सबसे पहले डेफिनेट किया, मतलब कंट्रोल किया, उस पर लिमिट लगाई। ठीक है,
मीट एंड ब्रेड वर राशन, तो जो बेसिक चीजें हैं मीट और ब्रेड उसको राशन शॉप पे दे दिया, मतलब इक्वालिटी फॉर ऑल, इक्वल ब्रेड्स की बात करिए, कितना अच्छा मैसेज है मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे का। पीजेंट वर आल्सो फोर्स्ड टू सेल ग्रेन एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और उसने ये भी कह दिया कि जो भी यहाँ पे ये किसान जो भी चीजें उगाएंगे ये सब गवर्नमेंट को बेचेंगे, गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे। चर्चेस वर क्लोज, और यहाँ पे क्लर्गीमैन का सारी जो पावर थी वो कहां थी, चर्चेस के आसपास वाले एरिया में थी, चर्चेस को उसने शट डाउन कर दिया, चर्चेस हो गए बंद। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे का एक अच्छा इनिशिएटिव था कि यहाँ पे वेजेस जो है कंट्रोल करना है, यहाँ पे एसेंशियल गुड के प्राइस कंट्रोल करना है, मीट और ब्रेड जो है उसको राशन करना है, तो फूड सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये कहीं ना कहीं राइट टू फूड, कहीं ना कहीं इक्वालिटी या इक्वल ब्रेड्स की बात होती है। रॉबर्सपियरे फॉलोड हिज पॉलिसी सो स्ट्रिक्टली दैट इवन हिज सपोर्टर टर्न अगेंस्ट हिम। अब भाई इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दोगे, अपने ही लोगों को भी सजा देने लगोगे, तो लोग क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे अगेंस्ट हो जाएंगे। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, अब उसी के कोर्ट ने उसको जुलाई 1794 में क्या कर दिया दोस्तों, गिलोटिन, मतलब अपना हथियार अपने ही खिलाफ इस्तेमाल हो गया दोस्तों यहाँ तो, ठीक है। तो यहाँ पे 1794 जुलाई में गिलोटिन हो जाता है। इसके पहले ऑलरेडी यहाँ पे लुईस 16 और मैरी एंटोनिएट जा चुके हैं, यहाँ पे अब आपका मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे जा चुका है, तो अब गद्दा फिर से खाली हो गया है। अब यहाँ पे जो राजगद्दी है वो फिर से खाली हो गई, तो अब इसको भरना पड़ेगा। तो लोगों ने अब ये सोचा कि यार ये जो राजगद्दी है इसको कैसे भरा जाए, पावर किसी एक के हाथ में देते हैं तो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे जैसे लोग आते हैं, पावर एक के हाथ में देते हैं तो लुईस 16 आता है, तो अब क्या करा जाए, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट द वेल्दियर मिडिल क्लास टुक द पावर इनटू देयर ओन हैंड्स। अब यहाँ पे जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी उसने कहा कि ये सारी पावर सिर्फ अब हम लोग कंट्रोल करेंगे, हम अपने हिसाब से यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेल्दियर मिडिल क्लास को मैं एरिस्टोक्रेट्स बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दे इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डिड नॉट गिव वोटिंग राइट्स टू द नॉन प्रॉपर्टी क्लास, मगर इन लोगों ने एक और फिर गलत बात कही कि यहाँ पे वोटिंग राइट जो है नॉन प्रॉपर्टी मैन को नहीं मिलेगा। जैकोबिन क्लब मेंबर ऐसा चाहता था, नेशनल असेंबली ऐसा चाहती थी, मगर यहाँ पे जैसे ही ये वेल्दियर मिडिल क्लास आए, यहाँ पे लोग आए जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उनने यहाँ पे नॉन प्रॉपर्टी मैन को बोल दिया कि अब आप वोटिंग नहीं कर सकते। मतलब सीधी बात यही हो गई कि 25 साल के नीचे के बच्चे, वुमेन्स और यहाँ पे नॉन प्रॉपर्टी मैन जो है वोटिंग राइट नहीं दे सकते। ये डायरेक्टरी रूल में आता है, किसमें आता है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टरी रूल में, ठीक है भाई। चलिए, तो अब यहाँ पे महिलाओं ने किस तरीके से रिवॉल्यूशन में हमारा साथ दिया, किस तरीके से ये रिवॉल्ट में अपना अपना रोल प्ले करती है, तो इसको हम पढ़ेंगे वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द रेवोल्यूशन। वुमेन्स वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां जहां पे भी रिवॉल्ट हुआ हर जगह पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन वुमेन का भी रहा, ठीक है। तो विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है भाई, नो बर्ड कैन फ्लाई विद अ सिंगल विंग। तो अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बचानी है तो एक सेक्टर से काम नहीं चलेगा, दोनों सेक्टर चाहिए, मतलब मेल भी चाहिए और फीमेल भी, तब जाके बैलेंस करके वो चीज आगे बढ़ सकती है। तो वुमेन्स का हर एक रिवॉल्ट में यहां पार्टिसिपेशन रहा। वुमेन इन फ्रांस वर नॉट एम्पावर्ड, मगर उनकी किसी भी तरीके से मदद नहीं हुई, ठीक है, मतलब कि यहां पे उनको एम्पावर्ड ही नहीं किया गया। मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अब यहां पे वो लोग तो सिपाही तो लड़ने चले गए, मगर घर में राशन कौन लाएगा, खाना कौन लाएगा, इसके लिए वुमेन्स जो थर्ड एस्टेट की थी उनको दूसरों के घर में जाके काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस, प्रेस करने का काम, सोल्ड फ्लावर्स, फ्लावर्स बेचने का काम, वेजिटेबल्स, वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउसेस ऑफ द वेल्दियर फैमिलीज, मतलब वही क्लर्की और नोबल्स के यहाँ जाके उनको काम करना होता था। वुमेन स्टार्टेड देयर ओन क्लब्स इन ऑर्डर टू रेज देयर ओन वॉइसेस, उन्होंने कहा यार अब हमारी आवाज आगे तक के जाएगी और हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा तो हम खुद लड़ेंगे, तो इनकी वॉइसेस कैसे जाएगी, तो उन्होंने अपने क्लब्स बनाना शुरू कर दिए। अ फेमस वुमेन क्लब वाज सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो एक फेमस क्लब जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन, दिस क्लब डिमांडेड दैट वुमेन बी गिवन सेम पॉलिटिकल राइट। तो ये जो ग्रुप बनाया गया, ये क्लब जो बनाया गया, इसने कहा कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। वुमेन टिल नाउ हैड नो राइट टू वोट, और यहां पे हम लोगों ने देखा कि मैन विदाउट प्रॉपर्टी के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन है ही, मगर वुमेन्स के साथ भी यहां पे हर तरीके से हर एक पॉसिबल चांसेस जहां पे पॉजिटिव हो सकते थे वो ना होके यहां सारे नेगेटिव पॉइंट्स रहे, और यहां पे राइट टू वोट की जो प्रथा थी वो राइट टू वोट उनको नहीं दिया गया, मतलब किसी भी तरीके से उनको इतने स्ट्रगल के बाद भी एंटरटेन नहीं किया गया यहां पे दोस्तों। तो यहाँ पे भैया अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं वुमेन्स पे, और वुमेन्स पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं तो रिवॉल्ट करना पड़ेगा। आखिरी तक के भी हम लोगों ने देखा कि उनको एम्पावरमेंट नहीं मिलती है, आखिरी तक के हम लोग देख रहे हैं कि उनको राइट टू वोट नहीं मिल रहा है,
वो अपने लिए कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दोस्तों फाइट कर रही है, ठीक है। और क्या क्या एट्रोसिटीज हुई और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, चलिए आज हम लोग और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इन द बिगिनिंग मेनी लॉज वर इंप्लीमेंटेड टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन इन फ्रेंच सोसाइटी। बहुत सारे लॉज बनाए गए थे जिससे ये कोशिश की गई थी कि यहाँ पे जो फ्रेंच सोसाइटी में जो वुमेन्स रह रही है उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो सिस्टम है वो चेंज हो सके, वो बेहतर से बेहतर हो सके। स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। तो अब यहाँ पे कहा गया कि जो स्कूलिंग है वो कंपल्सरी कर दिया जाएगा सारी गर्ल्स के लिए। ये एक सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे समझ में आया वुमेन्स के लिए। फादर कुड नो लॉन्गर मैरी ऑफ देयर डॉटर्स विदाउट ऑब्टेनिंग देयर कॉन्सेंट। मतलब फादर जो है अब यहाँ पे डॉटर की बिना परमिशन के, बिना कॉन्सेंट के किसी भी तरीके से डॉटर की यहाँ पे मैरिज नहीं कर सकता, मतलब चाइल्ड मैरिजेस की बात हो रही है। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल। पहले डाइवोर्स लीगल नहीं था, डाइवोर्स को मतलब यहाँ पे लीगल कर दिया गया। मेल दे सकता था, वुमेन नहीं दे सकती थी, फीमेल नहीं दे सकती थी। अब यहाँ पे फीमेल भी डाइवोर्स यहाँ पे दे सकती है। तो ये सारे एडवांटेजेस है जो अब यहाँ पे फ्रांस की वुमेन्स को मिलने वाले हैं। एंड वुमेन बिगेन टू बी ट्रेन्ड फॉर वेरियस जॉब्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है, ट्रेनिंग्स की बात हो रही है, कहीं ना कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है कि वुमेन्स को अब यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट या आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी में अब इंप्लीमेंट होंगे और फ्रेंच सोसाइटी में वुमेन जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे ताकतवर बनने वाली है, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके लिए वुमेन्स के लिए लड़ने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, कोई लीडर होनी चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनकी लीडर की, जिनका नाम है दोस्तों यहाँ पे ओलंपी डी गॉर्जस। अभी तक हम लोगों ने चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन की बात करी गई। पहली बार यहाँ वुमेन्स के राइट्स के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे एक फेस सामने आता है, ओलंपी डी गॉर्जस, ठीक है। मगर ये समय जो था वो जैकोबिन क्लब मेंबर का था और जैकोबिन क्लब मेंबर में मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे सारी पावर फीमेल्स को भी मिल जाए, ठीक है भाई। चलिए ओलंपी डी गॉर्जस वाज पॉलिटिकली एक्टिव इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो यहाँ पे जो भी रेवोल्यूशन हुए 1789 से उसमें हर जगह पे ये एक्टिव रही ओलंपी डी गॉर्जस। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन। सही बात है, वहां पे जो 1791 में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन बना, इसमें जितनी भी बात लिखी गई उसमें वुमेन्स की तो कोई बात ही नहीं थी। और ये ओलंपी डी गॉर्जस जो है इसके अगेंस्ट में थे। ये चाहती थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसके अगेंस्ट में बात करी गई और यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन जो बनाया गया उसके अगेंस्ट में बात करी गई। मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसमें फीमेल मतलब कि यहाँ वुमेन्स को भी होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज दे डिड नॉट इवन गिव बेसिक पॉलिटिकल राइट टू वुमेन। राइट टू वोट देने में भी दिक्कत हो रही थी भाई, तो राइट टू वोट तो देना चाहिए था कम से कम। तो इसके लिए यहाँ पे ये लड़ाई लड़ती हैं। Thus in 1791 she wrote a declaration of rights of women। तो 1791 में वो भी यहाँ पे declaration of rights of women लिखती है and citizen। In 1793 ओलंपी डी गॉर्जस criticized the Jacobin government और वहाँ मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर की, क्योंकि लुई 16 हट गया, मैरी एंटोनिएट भी हट गई। अब यहाँ पे जगह खाली है तो कौन लेगा? मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर लेगा, जैकोबिन क्लब लेगा। ये 1793 में ओलंपी डी गॉर्जस इनके अगेंस्ट में बात करती है। क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब। तो वहां पे जो हम लोगों ने एक वुमेन क्लब की बात करी उसको फोर्सफुली बंद किया गया, क्योंकि ये एक्टिव मेंबर बन रही है। कहीं ना कहीं ये जो नेशनल असेंबली बना के बैठे हुए हैं जैकोबिन क्लब मेंबर जो है, इन सब के अगेंस्ट में अब बात करेगी। शी वाज लेटर चार्ज विद ट्रियाजन एंड एग्जीक्यूटेड। इसी के कारण उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उसको फाइनली वहां से एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है भाई। यहां पे उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो ओलंपी डी गॉर्जस 1793 हम लोगों को याद रखना है, वुमेन्स के लिए पहली बार फाइट करने वाली कौन थी? ओलंपी डी गॉर्जस, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर मेनी लॉज वर issued which ordered the closing women's club। तो यहां पे मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को जब लगने लगा कि यार अब वुमेन्स ज्यादा एक्टिव हो रही है, ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो यहां पे वुमेन्स क्लब को पूरी तरीके से बैंड कर दिया गया। मैनी वुमेन्स वे ट्राइड एंड गुलेटिन्ड। तो यहां पे बहुत सारे वुमेन को गुलेटिन कर दिया गया, मतलब बीहेडेड कर दिया गया। वुमेन स्ट्रगल टू डिमांड इक्वल वोटिंग राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। अब यहां पे आखिरी समय तक के वुमेन सिर्फ इक्वल राइट्स के लिए लड़ती रही। द फ्रेंच वुमेन फाइनली ग्रांटेड वुमेन राइट इन 1947। तो फाइनली 1946 में जाके फीमेल्स को या फ्रेंच वुमेन्स को मिलता है राइट टू वोट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात करेंगे हम लोग एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। जो लोग यहाँ पे बंधक बने हुए थे, जो लोग किसी ना किसी के अंडर में थे, अब यहाँ पे किस तरीके से स्लेवरी खत्म हो गई ये हम लोग समझते हैं फ्रांस में। One of the important reform of the Jacobin Club was the abolition of slavery in French colonies। तो 1793 में जैकोबिन क्लब मेंबर जब फुल फ्लैश में आते हैं मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर की यहाँ पे लीडरशिप में, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे एबॉलिशन होना चाहिए था स्लेवरी का, जो कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी कहलाता है। स्लेव्स वर बॉट फ्रॉम अफ्रीका बाय द यूरोपियंस एंड वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। तो यहाँ पे अमेरिका
और यहाँ पे यूरोप में यहाँ पे स्लेव्स लाए जाते थे, वो लाए जाते थे दोस्तों यहाँ पे अफ्रीका से। बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव्स इन द कॉलोनीज द ग्रोइंग डिमांड फॉर शुगर, कॉफी, इंडिगो बाय यूरोपियन मार्केट्स वर मेट। क्योंकि वहाँ पे यूरोपियंस जो थे वो बहुत ज्यादा मेहनती तो थे नहीं, तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा फिजिकली फिट लोगों को यहाँ पे लेके आते जो थे यहाँ पे नीग्रोस, ठीक है भाई। तो इनको लेके आए जाते हैं भैया यहाँ से अफ्रीका से। इसके कारण वहाँ शुगर के, कॉफी के और इंडिगो के जो रेट है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे अच्छे खासे होने लग गए, और जो डिमांड थी मार्केट में वो भी दोस्तों यहाँ पे फुलफिल होने लगती है। बट यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर एक बोलता है कि एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी होना चाहिए। द सिस्टम ऑफ स्लेवरी वाज हार्डली क्रिटिसाइज्ड इन फ्रांस, दिस वाज बिकॉज़ स्लेव्स वर इंपॉर्टेंट इन द प्लांटेशन। तो यूरोप का मार्केट जो है डेवलप तभी हो रहा था जब यहाँ पे स्लेव्स काम कर रहे थे। स्लेव्स जाएंगे तो यहाँ मार्केट ही नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि प्लांटेशन वर्कर कौन होते हैं? वो स्लेव्स ही तो थे, वो निग्रोज ही तो थे, जो कि कहां से लाए थे? अफ्रीका से लाए थे। आफ्टर बीइंग बैंड बाय द जैकोबिन्स, स्लेवरी वाज अगेन रीइंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में फिर से आ जाता है, तो यहाँ पे स्लेवरी खत्म करता है मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर जैकोबिन क्लब के थ्रू, और वापस रीइंट्रोड्यूस कर देता है दोस्तों यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पैसे भी तो कमाना था। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा हमारी सोसाइटी पे। तो यहाँ पे इंपैक्ट बात करते हैं तो यहाँ पे सेंसरशिप को क्या करा गया भाई? यहाँ पे पूरी तरीके से एबॉलिश किया गया। मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच मिल जाती है। एस्टैब्लिश द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये सारा का सारा इंपैक्ट रहा कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन का फ्रेंच सोसाइटी पे। तो ये तीन तरीके से, पहला सेंसरशिप राइट को यहाँ एबॉलिश कर दिया गया कि गलत तरीके से आप किसी को सप्रेस नहीं कर सकते। फ्रीडम एक्सप्रेस करने का मौका मिला आपको प्रेस और स्पीच के थ्रू। यहाँ पे आइडियल्स एस्टैब्लिश करे गए डेमोक्रेसी के, लिबर्टी के, इक्वालिटी के और दोस्तों यहाँ पे जस्टिस के। अब यहाँ पे इंपैक्ट की बात करें हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो ये आपको नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी तो आपको सारे को याद ही है। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन फ्रांस पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो 1799 में यहाँ पे कॉन्सुल सिस्टम लेके आता है नेपोलियन बोनापार्ट। क्यों? क्योंकि ये अप्स एंड डाउन होने लग गया था, तो डायरेक्टली रूल भी यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। तो 1794 जुलाई के बाद से लगभग मान लीजिए आप 1799 तक के यहाँ पे डायरेक्टली रूल रही, बट अंदर ही इंटरनली इतनी क्लैशेस थी कि ये टिक नहीं पाए। अब यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आया भैया मिलिट्री डिक्टेटर बनके। ही अलोंग हिज ट्रूप्स कैरीड ऑन द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। अब यहाँ पे वो अपने ट्रूप के साथ कहीं ना कहीं आइडियाज लेके आया फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और ये कहाँ की बात हो रही है दोस्तों? तो यूरोप की बात हो रही है। ही इंट्रोड्यूस्ड लॉ सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने कुछ अच्छी बातें करी, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन की बात करी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की बात करी। ये तो बहुत अच्छी बात है, यूनिक बात है। Many of his measures that carried the revolutionary idea of liberty and modern laws to other parts of the Europe। अब यहाँ पे इसकी जो revolutionary idea थे लिबर्टी के और ये मॉडर्न लॉज के, ये पार्ट ऑफ द यूरोप में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया। Had an impact on people long after Napoleon had left। नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में खत्म हो गया, मगर बहुत सालों तक के इसका असर रहा। However, he also placed his successor on the throne of countries which he invaded। जहां जहां उसने अटैक किया, जहां जहां उसका कब्जा हुआ, वहां पे अपने लोगों को यहाँ पे राजा बना के बिठा दिया। He thus came to be regarded as an invader। इसीलिए उसको कहा जाता था दोस्तों इन्वेडर। The ideas of liberty, equality and democratic rights were greatest gift of the French Revolution। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट थे पूरे वर्ल्ड के लिए। इन इंडिया टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय कीनली ऑब्जर्व द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमारे यहाँ के भी कुछ अच्छे स्कॉलर्स इनको फॉलो करते थे, जैसे राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान, आपको याद होगा मैसूर, है ना, ठीक है, एक्सल्टेड द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये कहीं ना कहीं सीखते हैं और ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करते हैं हमारे देश में, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारी जो कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन विजय ठाकरे की जुबानी आज समाप्त होती है। तो आप लोगों के लिए लेके आया डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक बहुत ही शानदार और जानदार चीजें, और ऐसा मैं कहूंगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है आपको जिससे पढ़ाई और भी बेहद आसान हो गई है। तो हम लोग बात करेंगे डेफिनेट सक्सेस क्लासेस की ऑनलाइन फोकस प्लस की, जिसमें आपको ये सारे सेलिएंट फीचर्स मिलने वाले। लिमिटेड बैच, डेली क्लास मिलेगी, इसमें नीड बेस्ड यहाँ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन होगा, प्रीमियम स्टडी मटेरियल, डायरेक्ट चैट विद फैकल्टी होगी, और इन सब के लिए यहाँ पे क्लास 11th और 12th के जो भी नीट को अपना एक सपना मानते हैं वो सब कुछ हो जाएगा दोस्तों बहुत ही आसान। इसके लिए आप कॉन्टैक्ट करने के लिए हम लोगों से यहाँ पे इस वेबसाइट से या यहाँ पे जो लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप दिया है, और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला की पूरी टीम के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चल रही है दोस्तों, ठीक है भाई, चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।